हम लोग पिछले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत किए थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। हम लोग तेजी में फास्ट चलेंगे, क्योंकि पुर्तगाल कंप्लीट करेंगे इसमें। ध्यान दीजिए, तेजी में एक बार सुनेंगे, हर बच्चे का बिल्कुल स्टेप क्लियर चाहिए, उसके बाद तब फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाए। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में हम लोग देखें कि कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ। याद आ रहा है सबको? कुस्तुनतुनिया के पतन का मतलब था स्थलीय मार्ग से यूरोप और भारत के बीच का संपर्क भंग होना, और इसीलिए 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना का सीरीज होगा तो पुर्तगाल, अंग्रेज, तब डच, लेकिन अगर आगमन होगा तो पुर्तगाल, डच, तब अंग्रेज। बोलो, लाइन क्लियर है सबका? पिछले दिन हम लोग इस स्टेप को देखे थे। वास्को डी गामा के बारे में हम लोग पुर्तगाल का चल रहे थे। पुर्तगाल के साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते, भारत का साम्राज्य। एस्तादो का मतलब क्या है? साम्राज्य। एस्तादो द इंडिया, भारत का साम्राज्य। और ये हम लोग लिख चुके थे। वास्को डी गामा के बारे में भी पिछले क्लास में आपको लिखा हुआ। वास्को डी गामा लिखे थे ना सब? इसी में हम लोग आगे आज चलेंगे, पहले ध्यान से सुनोगे आप। वास्को डी गामा 4 जहाज के द्वारा चला। जो मुख्य जहाज था उसका नाम गैब्रियल था, और इसका मेन जो चालक थे पैरो द अलेंकर, ये वही व्यक्ति है जो 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज को केप ऑफ गुड होप तक लाए थे। ना, आपको याद है 1486 में केप ऑफ गुड होप, आसा अंतरिप, याद है सबको? यहां तक ऑलरेडी पहले से पैरो द अलेंकर आ चुका था। चलिए, हमको देखा हुआ है, तो वास्को डी गामा को यहां तक लिया। यहीं पर आपको बताया था कि जब वो यहां आया तो इस समय मंथ कौन है? दिसंबर, क्रिसमस का समय है। 25 दिसंबर मतलब जनवरी आने वाला है, और आपको हमने बताया कि यहां पे जनवरी आने वाला है, इसीलिए जगह का नाम नेटाल भी। सोचो कि यहां से खाली भारत पहुंचने में उसको दिसंबर से मई लग गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, खाली यहां से यहां आने में लगा। कारण यहीं पर नहीं है, यहां से इस तरह से जाते हुए फिर यहां आया, और केरल के कालीकट घाट पर इसीलिए पहुंच गया क्योंकि भारतीय एक गुजरात के व्यापारी अब्दुल मलिक इसको मदद की। याद है सबको? इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें 9 जुलाई जो है 1447 में ही चला है, और सोच लीजिए इस 97 में 9 जुलाई 1497 में चला है, और 9 महीना के बाद 20 मई 1498 को यह केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। तो लगभग सोच लो उस समय पहली यात्रा है, 9 महीना की यात्रा, और ये चला है 9 जुलाई 1497 में। यहां पर आते आते इसको दिसंबर हो गया, यानी जुलाई से दिसंबर यहां, और फिर 1497 के बाद 98 हुआ, और फिर यहां मई में जाके यहां पहुंचता है। तो अब हम लोग कोई बात क्लियर हो गया। कल पिछले दिन एक बच्चे थे, इसलिए लिखना पड़ा। पिछले दिन एक बच्चे थे कि सर पढ़े 20 मई को आया, और आप बताए दिसंबर में यहां है, तो उसके मन में था कि तब दिसंबर से जनवरी हुआ तो आगे बढ़ जाना चाहिए, या 98 नहीं 99 होना चाहिए। लेकिन ध्यान ही रखना है चला था कब? 97 में, और पहुंचा कब? 98 में। इसलिए 97 से 98 हुआ है, बढ़िया कि उसने लगाया। इसको सहायता कौन किया? अब्दुल मनीज ने सहायता किया। यहां जब यह पहुंचा कालीकट घाट पे, तो यहां का राजा कौन है? सामरी। सामरू की ही उपाधि थी जमोरीन। आपको पिछले दिन बताया था कि सामरी राजा का नाम है, इसी की उपाधि क्या है? जमोरीन। इसी ने उसके स्वागत किया। इसके बारे में हम लोग देखें, वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया? 1502 में, और अंतिम बार 1524 में। किस रूप में आया? 1524 में वायसराय के रूप में इसकी नियुक्ति थी, और वायसराय के रूप में नियुक्त होकर आया था। यह राज करता, लेकिन उम्र ज्यादा हो गई थी, मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई, और केरल के कोच्चि में इसे दफनाया गया। हमें लगता है कि इतनी बात पिछले क्लास में आपको लिखा चुके। यहां तक हो गया ना? एक दो बात जो महत्वपूर्ण है उसको अभी लिखा ले, फिर इससे आगे चलेंगे। नीचे डैश तक लिख दीजिए। बोलिए। गवर्नर कई राज्य रहेगा तब ना, अलग अलग राज्य में गवर्नर होते हैं, और सबका हेड तो वायसराय का। उस समय जैसे देखो गवर्नर, ध्यान दीजिए, गवर्नर और वायसराय में बेसिक डिफरेंस है। अगर हमारे कई राज्य और हम चाहते हैं हर राज्य स्वतंत्र रूप से हमारे नियंत्रण में रहे, तो इसका गवर्नर गवर्नर गवर्नर। अगर होगा कि नहीं एक ही गवर्नर इन सबको देखेगा, तो इसको गवर्नर जनरल कहेंगे। जिसको जनरल कह दिए तो बाकी गवर्नरों का हेड, और जिसको वायसराय कह दिया तो बड़ा क्षेत्र का स्वामी जो पूरे बिजनेस को देखे। तो इस समय जिसमें वायसराय लगाएंगे तो समझ लेना केवल भारत ही नहीं, उसका भारत के साथ साथ अन्य जो साम्राज्य सबका हेड, और गवर्नर बोल रहा है तो सिर्फ इस क्षेत्र को देख रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ इंडिया का गवर्नर। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। तो पुर्तगाल केवल क्या भारत में रहा है? नहीं, अन्य क्षेत्र में भी अगर जितना है सबका गवर्नर बन के आया। अंग्रेज का चूंकि भारत में बड़ा साम्राज्य था तो नहीं रहा। नीचे डैश लिख दीजिए। कालीकट का राजा सामरी था। नीचे डैश देखिए, कालीकट का राजा सामरी था, जिसकी उपाधि जमोरीन थी। कालीकट का राजा सामरी था, जिसकी उपाधि जमोरीन थी। नीचे डैश लिख दीजिए। वास्को डी गामा का मुख्य चालक, वास्को डी गामा का मुख्य चालक पैरो द अलेंकर था। मुख्य चालक पैरो द अलेंकर था। पैरो द अलेंकर था। पैरो द अलेंकर था, जो 1486 में आसा अंतरिप तक पहुंच चुका था। 1486 में आसा अंतरिप तक डियाज को पहुंचाया था। बार्थोलोम्यू डियाज, आपको नाम याद हो? 1486 में आसा अंतरिप तक डियाज को पहुंचाया था। डियाज का पूरा नाम बार्थोलोम्यू डियाज। डियाज को पहुंचाया था। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। 1486 में डियाज को पहुंचाया था। नीचे स्टार लगा के डैश लिखिए। वास्को डी गामा की यात्रा 9 माह का रहा। वास्को डी गामा की यात्रा 9 माह का रहा। 9 माह का रहा। वह 9 जुलाई 1497 को 9 जुलाई 1497 को लिस्बन से चला। 9 जुलाई 1497 को लिस्बन से चला। लिस्बन से चला, और 25 दिसंबर 1947 सॉरी 25 दिसंबर 1497 25 दिसंबर 1497 को दक्षिण अफ्रीका में नेटाल ब्रैकेट में क्रिसमस, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल ब्रैकेट में क्रिसमस पहुंचा। नेटाल का अर्थ क्या होता है? क्रिसमस, ध्यान रखना। नेटाल ब्रैकेट में क्रिसमस पहुंचा, और 20 मई 1498 को, और 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को
केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। 20 मई 1498 को केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। चलिए कलम रख दीजिए, हम लोग आगे समझेंगे, बोला जाए। ये जो स्वागत का जो फेज है अधिकांश जगह आपको 20 मई ही देगा, ज्यादातर मेजोरिटी देखोगे 20 मई 1498 ही डेट आपको देगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, आगे के फेज को प्रारंभ करते हैं। दूसरा आपको पूछा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? कैब्राल। आपको मालूम है 1498 के बाद 1500 में कैब्राल आया था। कैब्राल जान करके कितने जहाज लाए थे? 13। इस पर हमला भी हुआ था अरब का, लेकिन इसने अरब के जहाज को ही पकड़ लिया और ये जीता, और कैब्राल 1500 में आया। देखो आजकल क्वेश्चन क्या है, सेकंड फेज पर बता दे रहा है। 4-5 साल पहले था भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। आजकल पहला एकदम छोड़ दे रहा, आजकल खोद रहा कि दूसरा कौन था? कैब्राल। आजकल बीच में स्पेशली जो बीच का देख रहा पार्ट, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा और बच्चे वही समझते देख के उनको लगता है कि भारी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कैब्राल 1500 में, बड़ा बढ़िया 2 साल का फेज है। 1498 वास्को डी गामा, 2 साल जोड़े 1500 कैब्राल, 1502 फिर वास्को डी गामा। बोलो क्लियर है? और इसी में 1503 में पुर्तगाल की पहली व्यापारिक कोठी, बोलो कहां स्थापित हुआ? कोचीन में स्थापित हुआ। और कोठी को हम लोग एक साथ चलेंगे क्योंकि पूरे मानचित्र से देखें। धीरे धीरे 2 साल के बाद 1505 में पुर्तगाल सरकार ने डिसीजन लिया कि भारत सहित हमारे और जो क्षेत्र है हम उनका एक वायसराय बना के भेजें। और भारत आने वाला पहला वायसराय कौन था? तो हम लोग पिछले क्लास में सुने थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा। इसकी नीति आपको याद है, नीले जल की नीति चलाया, ब्लू वाटर नीति। इस नीति में क्या था? हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना, कि सिर्फ सबसे ताकतवर इस महासागर में हम रहे। इस नीति को ही क्या कहा गया? नीले जल की नीति। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहले इसको कर ले और फिर हम लोग वायसराय और गवर्नर को एक साथ देखेंगे। नीचे लिख दीजिए हेडिंग लो, कैब्राल। कैब्राल वास्को डी गामा आते के साथ ज्वाइन भी नहीं किया, मर गया। अभी एक और आएंगे, बहुत उनका भी खराब रहेगा, जस्ट पाएंगे। लिखिए कैब्राल, नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री, दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्राल था। कैब्राल था, दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्राल था। ब्रैकेट में 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, पुर्तगाली वायसराय ऑब्लिक गवर्नर। पुर्तगाली वायसराय ऑब्लिक गवर्नर। चलो ध्यान दो, जो बच्चे दरोगा वगैरह की तैयारी में उन लोग 3 नाम बस ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा निन्नो डी कुन्हा। काम हो जाए। जो बच्चे बीपीएससी यूपीएससी रेंज में है उनको बहुत गहराई में पढ़ना, क्योंकि तुमको मालूम है 1961 में ही गया, तो तुमसे खाली क्वेश्चन पूछ दे अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो 1961 वाला का नाम बताना। और ज्यादा खतरनाक से डराएगा तो कहेगा भारत की आजादी के समय गोवा में पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो अब भारत की आजाद से जब जोड़ने लगा तो मूड एकदम प्रेस कर देगा। और ऐसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा डर है टीआरई में आजकल पूछ रहा है, टीचर वाला बहाली में आजकल वही चल रहा है। लड़के बेचारे को निन्नो डी कुन्हा तक पूरा याद, और चल रहा है भारत की आजादी के समय, तो हालत खराब करके रख दे। तो हम प्रयास किए कि पूरी बात गहराई से सुने, तो पहले ध्यान से सुनेंगे सबको। देखो पहला नंबर जो भारत का गवर्नर नियुक्त हुआ है उसका नाम है ट्रिस्टाओ द कुन्हा। ये पहला नंबर ट्रिस्टाओ द कुन्हा। ये ट्रिस्टाओ द कुन्हा भारत के नियुक्त होने वाले पहले गवर्नर, दुर्भाग्य से भारत पहुंचने से पहले ही मर गए, इसीलिए एज ए चार्ज में नहीं है। नियुक्त होने वाले पहले गवर्नर में अगर क्वेश्चन रहे पहला नियुक्त होने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे और फ्रांसिस्को जो है अल्मीडा से पहले, अगर चॉइस में ट्रिस्टाओ ड कुन्हा है तो ये सही आंसर। सर्वप्रथम नियुक्त यही है, लेकिन यहां ज्वाइन नहीं किए। अब ज्वाइन करने वाले पहला यही है 1505 से 9, और इस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और यहीं से हम लोग की कहानी शुरू होती है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला नंबर, ये भारत में पुर्तगाल का पहला नियुक्त गवर्नर ये है, ये पहला आने वाला गवर्नर है जो ज्वाइन किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने कैसी नीति चलाई? नीले जल की नीति। नीले जल का मतलब हिंद महासागर में पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार के लिए इसने नीले जल की नीति चलाई। और इसको भेजने समय पुर्तगाल का राजा कौन था? मैनुअल प्रथम। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, बात समझिए। गहराई वाला जो तैयारी की तैयारी में टीचर उन लोग को एकदम होश में, अभी तक बीपीएससी इतना ज्यादा नहीं गया। इस बार हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, कल देखना सोल्यूशन होगा। तो एक से एक विचित्र विचित्र क्वेश्चन पूछा, मैंने एकदम विचित्र वाला क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में यही सब लड़के पूरा रटे हुए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन देगा पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसे भेजने वाला राजा निम्नलिखित में कौन? चॉइस है हेनरी द नेविगेटर। लड़का तो वही मारेगा क्योंकि तो नाम सुना सुना लग रहा, और यहाँ सही आंसर है मैनुअल प्रथम। तो इसको भेजने वाले राजा का नाम क्या है? मैनुअल प्रथम। और ये पहला नंबर है, नीले जल की नीति है। 1508 में आपको याद होगा बताए थे कि मिस्र और अरब के मुस्लिम संयुक्त सेना इस पर हमला की, और ये लड़ाई कहां हुई? दीव का युद्ध। ये दीव का मतलब यहाँ दमन और दीव से। तो ये दीव के युद्ध में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने उनके संयुक्त मुस्लिम सेना को हराया और भारत में अपने प्रभाव को बनाए रखा। तो बोलिए पहला नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बिल्कुल क्लियर है सबका। दूसरा, पहले तीनों हम लोग पूरा सुन लेंगे, गवर्नर एक साथ चलेंगे, फिर पूरे एक बार रिवीजन करेंगे तो काम क्लियर हो जाए। 1500 पहले पूरा सुन ले। 1509 से 1515 तक दूसरे नंबर के गवर्नर आते हैं, इनको ऐसे वायसराय कहा गया। तुमसे भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ, बहुत गहराई वाला तैयारी में खतरा, यूपी में देखे उसके टीचर में पूछ। बिहार की परीक्षा में यूपी वाले बच्चे ज्यादा बहाल हो, कारण था यूपी में इसी स्तर का क्वेश्चन पहले से चल रहा था और लोग वहां तैयारी कर रहे थे। बिहार में पहली बार इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन बच्चों को टीचर वाला में बैठे, उन लोग की तैयारी एकदम बेसिक वाला था, एकदम सीधे सीधे लूसेंट था। तो अचानक उस हाथ से उस हाथ में बहुत अंतर हो जाए, तो लोग वहां पे लीड ली, इसलिए यूपी के काफी लोग बहाल। लेकिन उम्मीद है कि एक साल और तैयारी हो आते आते फिर इधर भी लोग तैयार हो जाएंगे, अपने आप को करने लगेंगे। हम भी कम नहीं। शुरुआत में तुमको लगा कि यार पूछा है, कई लोग पढ़ो नहीं किया, हम वैसे ही ठीक है, बीएड किया मामूली नहीं, और उनको कहा कि आप बीएड किए हुए तुमको निकालते हैं, फिर सब निकाल दिया। तो अब इसमें लेकिन धीरे धीरे तैयारी का स्तर बढ़ रहा है। ये देखो दूसरा नंबर, मतलब उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये था कि वास्को डी गामा वायसराय के रूप में कैबिनेट नंबर पर नियुक्त हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या लग रहा? चौथा, पांचवा लगा। अभी पहले सब सुन लोगे, पूरा पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन देंगे, सब पढ़ने के बाद, और बोहनी पर आप तक
क्योंकि एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। और सोचो खाली नहीं कि पूरा खाली पुर्तगाल से पूछेंगे, पुर्तगाल आज खत्म करें और फिर सब लिखा देंगे, तब खाली पुर्तगाल से पूछेंगे, उतना ठीक से समझ में आ रहा है तो तुम्हारा एकदम टावर ठीक। क्वेश्चन आजकल जानते हो क्या, टीचर वाला में क्वेश्चन दे दिया, लड़का के सब सुना हुआ नाम दे दिया, सब सुना हुआ नाम है, इसमें कोल्लम, कोल्लम से कोटीपुरम नाम कोल्लम है, कोचीन है, एक और नाम क से कालीकट है, सब सुना हुआ। और क्वेश्चन क्या दे दिया, उत्तर से दक्षिण सही क्रम सजाएं, चॉइस ए 2 1 3, चॉइस बी 3 2 1, चॉइस सी इसमें है 2 3 1, चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। अभी तो समझ रहा है ना, बहुत कालीकट कालीकट पड़ा है, और कालीकट ही जब पूछेगा तो कट जाओ। ये आज का ट्रेंड है, और ऐसा ही हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे पुर्तगाल खत्म कर। अभी ये केवल हम बता दिए कि ऐसे प्रश्न हम देंगे, इसीलिए बता दिए कि होश में मानचित्र चल, फिर तब तुमसे पूछेंगे तो लगे कि हाँ एकदम दिमाग में आ गया और सही चल रहा है। तो पहले ध्यान से सुनो। दूसरे नंबर जो ये देख रहे हो, ये वायसराय का नाम हम लोग पहले से जान रहे हैं, इनका नाम क्या है, अल्बुकर्क। और ये जो अल्बुकर्क है, इसने पहला इंपॉर्टेंट काम है, कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया, अल्बुकर्क। ये आया कब है, 9 में, लेकिन 1510 में अगले ही वर्ष इसने गोवा को जीता। क्या इसने गोवा को मुख्यालय बनाया, नहीं, ध्यान में से करना, गोवा को मुख्यालय नहीं बनाया, गोवा को सिर्फ जीता। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आपको समझाए थे, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को सलाह दिया था कि विवाह भारतीयों के साथ कर, इससे ईसाई धर्म का भी प्रचार होगा, हमारा स्थायित्व भी बढ़ेगा। क्वेश्चन देगा, पुर्तगालियों को भारतीयों से सलाह, विवाह का सलाह निम्नलिखित में किसने दिया, अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क अपने साम्राज्य में सती प्रथा को पहला था जिसने अंत किया। अब जान के एक बार क्वेश्चन भी देखें, सती प्रथा के अंत से संबंधित है, चॉइस ए अल्बुकर्क, चॉइस बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फिर चॉइस सी के बाद बीपीएससी वाला ट्रेंड में डी और ई भी दे दिया, एक से अधिक सही कोई सही नहीं। तो आंसर एक से अधिक में है, लड़के सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक एकदम लड़ गया, बड़ा हल्का था, या मालूम चला कि अल्बुकर्क भी किया था, अभी अंदर से छिपा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि इसने अपने साम्राज्य में, भारत में इसने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया। तो पहले बताओ अल्बुकर्क का स्टेप क्लियर है, इसने अपने मुख्यालय कहां बनाया, कोचीन। 9 में था, ये 1510 में गोवा को जीता, किससे, किससे, बीजापुर के शासक से। ये वास्तविक संस्थापक है, और विवाह पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ करने के लिए कहा। और ये सती प्रथा की बात देखें, लास्ट मेन इंपॉर्टेंट समझना है, इसी का नाम है मेन निन्नो डी कुन्हा। निन्नो डी कुन्हा बहुत लंबे समय तक रहा, और निन्नो डी कुन्हा जो तुम देख रहे हो, ये लंबे समय तक वायसराय के पेज में है। और निन्नो डी कुन्हा पहली बार 1529 में आया, तो 1530 में अपना मुख्यालय गोवा ट्रांसफर किया। देखो दोनों का एक साल जोड़ना है, वो 1509 में आया था, 10 में गोवा जीता, और 1529 में आया है और 30 में गोवा का मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गोवा पर जीत, तो अल्बुकर्क गोवा का मुख्यालय, निन्नो डी कुन्हा। डेट भी पूछा हुआ है, जीत किस वर्ष, तो 10 में, और गोवा का मुख्यालय किस वर्ष, तो 1530 में। ध्यान रखना 1530 गोवा मुख्यालय हो। बोलो गोवा मुख्यालय का टर्म क्लियर है, गोवा का मुख्यालय किसने बनाया, निन्नो डी कुन्हा। इसी के समय आपको हमने बताया कि जब गोवा मुख्यालय बना लिया, तो अब इसका ध्यान नीचे से ज्यादा ऊपर पे, और ऊपर इन क्षेत्रों में गुजरात का एक शासक था, नाम है बहादुर शाह। अब ये जो शासक है, इस संपर्क किया तुर्की से, कि देखिए पुर्तगाल अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा। तुर्की का राजा थे सुलेमान, उसमें एक जहाज भेजा और उस पर सेनापति थे रूमी खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुर्की के राजा सुलेमान ने जो जहाज भेजा, उसका सेनापति कौन है, रूमी खां। और रूमी खां के नेतृत्व में बहादुर शाह के साथ एक लड़ाई होती है, किसका, निन्नो डी कुन्हा का। सौभाग्य से निन्नो डी कुन्हा न केवल जीतता है, बल्कि उसके क्षेत्र बेसिन, मुंबई सब छीन लिए, और ये रूमी खां की हार हो गई। और इसके हारने के बाद अब बहादुर शाह कहा कि किसी को नहीं बुलाएंगे, हम लोग दोनों में कंप्रोमाइज हो जाए। तो इसने कहा कि तुम पर भरोसा नहीं है, सेना हटा के चलो जहाज में हम लोग बात करें। तो दोनों अपना सेना हटा दिए, और पानी वाले जहाज में बहादुर शाह और इधर से निन्नो डी कुन्हा दोनों बात करने गए। सेना सब इधर ही रह गया, और समुद्र पे ही दोनों बढ़िया से बातचीत कर रहे थे। बात करते करते प्रसंग कि दोनों अपने में फटाफटी शुरू कर, सेना नहीं था, और यहां निन्नो डी कुन्हा ने बाज बहादुर को समुद्र में फेंक दिया, वही मर गया बेचारा। बहादुर शाह जो देख रहा हूं वही मर गए। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र में संघर्ष गुजरात शासक का, तो ध्यान रखना है कौन है, निन्नो डी कुन्हा का। किससे है, बहादुर शाह। रूमी खां का भी प्रसंग पूछा जाए। इस समय अब देखो कई क्षेत्रों पर अधिकार हो गया, दमन, दीव, मुंबई, बेसिन। इसके समय ही इधर भी ध्यान दिया गया, हुगली और चटगांव। चटगांव को इसका महान बंदरगाह कहा। पुर्तगालियों का महान बंदरगाह कौन है, चटगांव। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, कालीकट के क्षेत्र से मेन कपड़ा ले जाते थे, और इस सब कपड़ा ले जाने से आपसे क्वेश्चन है, पुर्तगाल भारतीय कपड़ा को पुर्तगाल में क्या करके बेचते थे, सूती वस्त्र यहां से जो ले जाते थे उसका नाम क्या था, तो वो नाम हिंट्स दे दें, कालीकट से रिलेटेड नाम। और ये क्वेश्चन भी दो बार पूछा है, सूती वस्त्र नहीं, अब कालीट उसका नाम है कालीकट से, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। अब इसमें ये लाइन जरा बढ़िया से सुन लो, ध्यान दो। यहाँ पे एक बात तुम लोग थोड़ा गौर कम किया, थोड़ा गौर करवाते हैं। इस समय कई और व्यक्ति गैप है, चूंकि तुमको अभी डेट जो दिखाए थे, इस डेट में 15 ही खत्म। इसी के बाद आपको समझाए थे कि बीच में देख लो मर गया है कौन, वास्को डी गामा। कब मरा, 24 में, तो वायसराय बन के आया। और उसके पहले भी कई लोग हैं, लेकिन बेहतर काम नहीं होने से वो लोग सब गायब। और इसीलिए 15 से लेकर के सीधा 29 तक सब गैप है, बेहतर नहीं काम करने से खत्म है। 15 और 30 में निन्नो डी कुन्हा मरा, 3 महीना क्यों खत्म है, गैपिंग चल रहा है। और उसी गैपिंग के बीच में 40 में बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेवाओ द गामा। ये एस्टेवाओ द गामा गवर्नर बन के आया, और एक दूसरा कोई नहीं है, वास्को डी गामा का बेटा है। इसीलिए क्वेश्चन बात समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर बनकर वास्को डी गामा का बेटा कौन आया, तो ये तो द गामा से गेसिंग हो जाएगा। खाली वास्को डी गामा हट करके एस्टेवाओ द गामा, तो ये वास्को डी गामा का बेटा है। यूपीएससी क्या करता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वास्को डी गामा और उसका बेटा दोनों भारत में पुर्तगाली का गवर्नर नियुक्त हुए। अब ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रहा है, और तुमको खुद समझना है कौन सा सही है। तो सब कहानी सुने रहोगे तब सही होगा, गलत हो जाएगा। रूमी खां अल्बुकर्क के समय आया, सही की गलत, गलत है। निन्नो डी कुन्हा के समय अभी कहानी हम लोग सुने थे, वो सब वो स्टेटमेंट कहानी कितना ध्यान से सुन रही क्वेश्चन। इसलिए तुमको कहा कि खाली पुर्तगाल उस पर क्वेश्चन, खाली डच उस पर क्वेश्चन, एकदम एक एक स्टेप मिलेंगे। इसलिए तुमको बोलते हैं कि मॉडर्न स्टेप काफी बढ़ाएंगे। अब इसमें हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोस अल्वेस फरेरा। ये जो देख रहे हो जोस अल्वेस, यही भारत के आजादी के समय 1947 में पुर्तगाल का गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर है, गोवा में गवर्नर है। कब, 1947। पूछेगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय गोवा में पुर्तगाल का गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखना है जोस अल्वेस।
अंतिम गवर्नर यही है 1961। ये अंतिम गवर्नर है। इसी के समय खत्म हो गया मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा। तो मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा ये भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का अंतिम गवर्नर है। कब? 1961। अब यहां से हम लोगों का मेन सिस्टम शुरू होगा, व्यापारिक कोठी, और उसमें मानचित्र पर आपको ध्यान दिलाएं। तो पहले गवर्नर को पूरा कर ले, फिर व्यापारिक कोठी की बात चलेंगे। नीचे लिख दीजिए, डबल स्टार लगा के डैश करके लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखे लिखे भारत में नियुक्त होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर क्रिस्टाओ द कुन्हा था। यह केवल नामित रहा, भारत नहीं आया। यह केवल नामित हुआ, भारत में पदभार ग्रहण नहीं किया। यह केवल नामित रहा, भारत में पदभार ग्रहण नहीं किया। पदभार ग्रहण करने वाले में कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। 1505 में भारत में नियुक्त होने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कभी भी क्वेश्चन आएगा, पहला वायसराय की नियुक्ति किसको है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा वायसराय कौन नियुक्त हुआ? दूसरा वायसराय अल्बुकर्क। तो दूसरा वायसराय सीधे अब वास्को डी गामा दूसरा वायसराय, बाकी सब अल्बुकर्क और नेनो डी कुनाई सब जितना सुन रहे हो गवर्नर। तो इसीलिए एक बहुत शानदार प्रश्न है, बात सुन लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसलिए तुमको बोले थे कि 5 क्वेश्चन देंगे, बहुत आपत्ति इसलिए बोले थे क्योंकि क्वेश्चन देगा कि वास्को डी गामा किस नंबर के वायसराय नियुक्त हुआ था। तो दूसरा ई वायसराय के बाद सीधे वास्को डी गामा वायसराय, बीच में जो देख रहे हो एज ए गवर्नर है। जब हम गवर्नर बोले तब भारतीय साम्राज्य का हेड, और वायसराय बोले तब भारत के सन्निकट सभी क्षेत्रों का हेड है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर है ना सबका? गवर्नर माने राज्यपाल, जैसे बिहार के राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल, वैसे गवर्नर। वायसराय का मतलब है राजा के प्रतिनिधि, जो कई गवर्नरों का हेड हो। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला वायसराय। नीचे हेडिंग दे दीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। स्टार लगा के हेडिंग को, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ब्रैकेट में 15/5-1509, 1505 से 1509। नीचे स्टार लगा के डैश लिखो, पहला पुर्तगाली वायसराय। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, नियुक्त करने वाला पुर्तगाल का राजा। बोलो कौन है? मैनुअल प्रथम। नियुक्त करने वाला पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम। नीचे डैश के स्टार लगा के लिख दीजिए, इसने हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीले जल की नीति को अपनाया। नीचे डैश देखिए, 1508 में दीव के युद्ध में, दीव समझ में आ गया सबको? दमनदीव। दीव के युद्ध में मुस्लिमों के संयुक्त सेना को हराया। चलिए नीचे 2 लाइन जगह छोड़े रहना, क्योंकि कुछ वैसा स्टेप आएगा तो वहां डाल देगा। नीचे हेडिंग दो, अल्बुकर्क, ब्रैकेट में 1509-15। अल्बुकर्क 1509 से 1515। डैश तक लिख दीजिए, लिखे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। नीचे डैश देखिए, इसने पुर्तगाल साम्राज्य का मुख्यालय कोचीन में स्थापित किया। नीचे डबल स्टार लगा दो, ये डेट के साथ पूछेगा, डबल स्टार लगा दीजिए। 1510 में इसने गोवा क्षेत्र को जीता। क्या इसने गोवा मुख्यालय बनाया? नहीं, नेनो डी कुन्हा मुख्यालय बनाएगा, अल्बुकर्क जीतेगा। नीचे डैश लिख दीजिए, इसने भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहित किया। नीचे डैश लिख दीजिए,
इसने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाया। इसने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक लगाया। कानून वगैरह नहीं, जहां है केवल सिर्फ इसीलिए कि ईसाई बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये नहीं समझने की कृपा कर रहा है, इसकी कोशिश से विवाह करेंगे तो उससे भारतीय महिला भी ईसाई बनेंगे। जहां इनका कब्जा है वहां सती प्रथा नहीं होगी। तो वो सिर्फ ये है कि उसमें रोक लगाने के लिए कोई चार्टर नियम इसका नहीं है, इसीलिए मेन से चला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हाँ, केवल ध्यान ही रखना है कि सती प्रथा से रिलेटेड नाम अगर इसका चॉइस में है तो आपको समझना कि भी है। अगर एक से अधिक सही नहीं है, एक ही को चुनना है, और हमारे पास अल्बुकर्क भी है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी है, तो किसको चुनो? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लेकिन अगर ऑप्शन बन रहा है कि एक से ज्यादा, तो हम ध्यान रखना है दोनों सही हो। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, निन्नो डी कुन्हा। एक दो लाइन जगह छोड़ देना, जैसे इसमें जान के आगे क्वेश्चन लेंगे काटेज पत्ती, तो काटेज पत्ती वही शुरू करेगा अल्बुकर्क, तो फिर ऐड करने का जगह रहना चाहिए। अभी जान के एक दो पॉइंट्स केवल छोड़ रहा है कि फिर क्वेश्चन से उधर लाएगा। नीचे लिखिए निन्नो डी कुन्हा, 1529 से 38 बोला जाए, कस के बोलो। घोड़ा व्यापार। घोड़ा व्यापार जब भी देखो पुर्तगाल के लोग, अरब में मेन घोड़ा रहेगा, तो पुर्तगाल से घोड़ा सिस्टम नहीं चले, और अरब से इनका 36 का आंकड़ा। अभी जस्ट हम लोग चल रहे हैं, अभी अरबी घोड़ा और जो ये सब इंडिया में क्या थे, गधे ज्यादा थे, घोड़े नहीं। बात समझ लो, इंडिया में जो है वो बड़े बड़े घोड़े नहीं थे, और प्राचीन काल से ही घोड़े का मेन बिजनेस कहां से होते थे? अरब। अरबी घोड़ा बड़ा नामी थे, और अरब के साथ इनका डाटा 36 का। तो घोड़ा व्यापार के लिए मेन उधर स्थल मार्ग से ही घोड़ा आ जाएगा। अरब का ये नहीं समझना कि लोग आ रहे हैं तो क्या अरब का बिजनेस खत्म है? नहीं, वो लोग भी चल रहे हैं, ये समुद्री मार्ग से इस पार्ट में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। घोड़ा व्यापार से बहुत संबंध नहीं करेंगे। हाँ, तो उन लेने के यहाँ कृष्णदेव राय ठीक कर रहा है, ध्यान दीजिए। कृष्णदेव राय के समय जब बात चलेंगे तो ये घोड़ा उनसे लेगा, ना कि उनको देना। तो इसलिए अरब से मेन चीज आ रहा है इनका, बाकी जो घोड़ा ये भी खरीदेंगे तो वहां पे हम लोग कृष्णदेव राय के समय चलेंगे। अच्छा, मेन सेक्शन क्या है? नीचे लिखिए निन्नो डी कुन्हा, 1529 से 38 का पेज हम लोग चले। बोलो, इसमें मुख्यालय कहां रहा? गोवा। नीचे डबल स्टार लिख दीजिए। 1530 में इसने अपना मुख्यालय गोवा स्थानांतरित किया। पहले कहां था? कोचीन। गोवा स्थानांतरित किया। नीचे डेस्क पे लिखिए गुजरात के शासक बहादुर शाह को तुर्की के शासक सुलेमान ने रूमी खां के नेतृत्व में जहाज भेजा, जिसे निन्नो डी कुन्हा ने पराजित किया। नीचे और स्टार लाकर लिखिए निन्नो डी कुन्हा के साथ संघर्ष में जहाज से गिरकर गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु हुई। नीचे डबल स्टार लाकर लिखिए इसने बेसिन, मुंबई, दमन, हुगली और चटगांव में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। चलिए नीचे डबल स्टार लाकर लिख दीजिए बास्को डी गामा का पुत्र। नीचे डबल स्टार लाकर लिख दीजिए बास्को डी गामा का पुत्र एस्टेवाओ द गामा 1540 में गवर्नर बनकर आया। एस्टेवाओ द गामा 1540 में गवर्नर बनकर आया। नीचे स्टार लाकर दीजिए भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय साम्राज्य में पुर्तगाली गवर्नर जोस ऑलवेस फरेरा थे। चलिए नीचे डबल स्टार लगा दीजिए भारत में पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर ब्रैकेट में 1961। भारत में पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर ब्रैकेट में 1961 मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा थे। मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा थे। नीचे स्टार लगा के हेडिंग दो डबल स्टार भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के व्यापारिक
व्यापारिक केंद्र। तेजी में 2 मिनट ध्यान देगा। सबसे पहला हम लोग देखें कि अभी यहाँ है, इसका नाम बोलो क्या है, कोचीन। कोचीन में इनकी पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ 1503। एक का डेट एकदम क्लियर रखेगा। अब केवल हमको एक छोटी सी बात समझाओ, कालीकट बार बार फेमस आ, कालीकट में ही आया था, तो कालीकट कोचीन से ऊपर है कि नीचे? पोजीशन तो समझना होगा ना, कालीकट कहाँ? अच्छा, कितने लोग को लग रहा है कोचीन से ऊपर कालीकट है? हाँ बताओ। अच्छा, और कितने को लग रहा है कोचीन से नीचे है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना है कालीकट इससे ऊपर का फेज, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कालीकट ऊपर है, कोचीन नीचे। कभी भी उत्तर से दक्षिण से जाने में सबमिट हो तो हमेशा ध्यान रखना कालीकट के बाद नीचे कोचीन। इसी से स्टेप उठे तो बोलो यहाँ पर हमारा कौन है, गोवा। गोवा से ऊपर उठे मुंबई, मुंबई से ऊपर उठे बेसिन, बेसिन से ऊपर उठे दमन, दमन से इधर आए दीव, दमन के बाद इधर कौन है, दीव। इस साइड में आए तो हुगली, हुगली यहाँ पे आए चटगांव। पहले ये बताओ, लाइन एकदम क्लियर है सबका? जल्दी से मानचित्र बना लीजिए। मानचित्र बना के दिमाग में एकदम बैठा लेगा कि हाँ हमारा ये स्टेप पूरा हो गया। अब कब कौन छिनाएगा वो सब डिटेल में पढ़ाएंगे, इसमें कोई नहीं कि बस सिंपल बात। इसमें हम लोग एक एक करके सब डिटेल चलेगा। महान बंदरगाह कौन है, हुगली कौन छिना, चटगांव कौन छिना, मुंबई कैसे दहेज में गया, पूरे स्टेप हम लोग देखेंगे इसमें। और तब इससे 10 क्वेश्चन देंगे। 10 क्वेश्चन में एकदम पुर्तगाल पूरा स्टेप में बढ़िया आ जाएगा। और उसके बाद तब डच की बात चलेगी। गहराई स्तर ठीक है ना, क्या कम करते हैं? सही है ना? बाकी यूपीएससी के क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने रखेंगे, जैसे जो पूछ, हाँ जिनका टीचर वाला उन्हीं के कारण बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि टीचर वाला में ही सब जितना पागल घंटी क्वेश्चन उसी में। अभी भारी क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं मिलेगा, टीचर वाला में मिलेगा। इसलिए टीचर वाला में है, उसमें यूपीएससी से भी ऊपर का क्वेश्चन है। जो आदमी हिस्ट्री सब बना देगा टीआई का, तो वो यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शन लेकर ज्यादा बढ़िया कर लेगा। सरकार का पागलपंथी है और कुछ नहीं है। यूपीएससी में उससे हल्का है, टीचर में भारी है। चपरासी में भारी पूछेगा, साहब के हेडमास्टर के हल्का पूछ देगा। चपरासी कितना पानी पिलाएगा? जब पानी मांगेगा तो पहुंचेगा कि समझते हैं बीपीएससी से आए हैं, क्वेश्चन पूछिए, तो वो किस्मत की कहानी सुनाने लगेगा पानी की जगह। चलो मैपिंग बना दिया सब ना? ये मैपिंग दिमाग में बोलो सेट हो गया कि नहीं? इसको अभी हटाएंगे तो दिमाग में आ गया सबका। अब इस पे डिटेल हम लोग चलेंगे अगले दिन। अगले दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग 2 मिनट का गैप लेके ज्योग्राफी का चलेंगे।
कहाँ नहीं मिलेगा? गूगल करो, गूगल पे देखो, मिल जाएगा, मिल जाएगा गूगल पे। दूसरा गवर्नर ही था तो एक ही ना वायसराय मिलेगा, दूसरा में तो आया मर ही गया। दूसरा चलिए अभी जस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पिछला क्लास जो पढ़े हो मॉडर्न का भी लाइन बाय लाइन एकदम टिक करके पचा के रखेगा। चलो शुरू कर जल्दी से। आलबू करके काम बताओ जल्दी से, आलबू करके का काम बताइए। गोवा को जीता था ये आलबू करके। अच्छा कब जीता था? 1510। और वो काम बता दो। वास्तविक संस्थापक था। बढ़ जाओ, इतना इसका काम है, तुम इतना सोच के एक हो जाता रहा। चलिए बोलो बोलो। नहीं आए थे सब मुहूर्त दिखा के का चलता है। आज लास्ट वार्निंग, आज अंतिम में सब समझा देंगे। अगला दिन से वाला लक्षण तो भगा देंगे, हम समझ लो। जिससे पूछे आज लगा रहे हैं और चावल निकाले कच्चा, तो क्या फिर तो सीटी लगवाना पड़ेगा, फिर लगेगा कि ना चावल खराब है, सीटी लगवाएं, इससे सीटी लगेगा एकदम। अगला दिन पूछे तो लगेगा एकदम पक गया, बहुत बढ़िया एकदम चल रहा है, इसलिए आपको एकदम फिट प्लानिंग करके रखोगे। चलिए अभी तेजी में चलेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन ये शुरू किए थे, आज पुर्तगाल पूरा कंप्लीट करके डच स्टार्ट करें, फिर उसके बाद डच, फिर आगे फिर एक एक करके बढ़ते जाए। 1498 में आप सभी को मालूम है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना के क्रम में आपको समझाया थे पुर्तगाल के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, लेकिन आगमन पूछेगा तो पुर्तगाल के बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। लाइन क्लियर सबका? ये दोनों का क्रम कई बार पूछा जाता है, तो आगमन में ध्यान रखना था। तेजी में हम लोग देखें पुर्तगाल के साम्राज्य का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया मतलब भारत का साम्राज्य। और सबसे पहले पुर्तगाल का नाविक जो भारत आया वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भी जिस समय भारत आ रहा था उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था? पिछले क्लास में भी समझाया, मैनुअल प्रथम ही कंटिन्यू चल रहा है, तो इसलिए मैनुअल प्रथम ही राजा इसके समय में भी है, आगे भी है, तो इसलिए मैनुअल प्रथम राजा है। हेनरी द नेविगेटर जो देख रहे हो वो एक युवराज है, जो आपको लिखा है युवराज, तो युवराज है, उसने प्रोत्साहित किया। राजा का नाम एकदम बिल्कुल वही लिखना, मैनुअल प्रथम। इसने जिस जहाज से आया, जहाज का नाम क्या था? गैब्रियल। और उस जहाज से इसीलिए सफलतापूर्वक आ गया क्योंकि पेरो द अलेंकर जो इसका मुख्य चालक है, ये पहले भी आपको याद है कि 86 में भी, 1486 में भी बार्थोलोमियो डियाज को लेके केप ऑफ गुड होप तक आ चुका। तो ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक इसका दिखा, इसीलिए सफलतापूर्वक पहुंचा है। आपको समझाया था कि अफ्रीका में इस समय जब आया है तो दिसंबर में आ चुका है, और क्रिसमस का पर्व है, और उसीलिए उस जगह का नाम क्या है? नेटाल नाम है। इस समय हम लोग देखे थे कि चला कब है, तो चला है 9 जुलाई को ही, 9 जुलाई 1497, और 1497 में चला है दिसंबर में। यहाँ पे है 20 मई 1498 को केरल के कालीकट घाट पे आता है। वहां का राजा कौन है? सामूरी। इस सामूरी का ही उपाधि जमोरिन है, वो इसका स्वागत करता है। इसको आने में लगभग कितना 9 माह का समय लगा। गुजरात का एक व्यापारी है अब्दुल मलिक, वो इसकी सहायता करता है, हम लोग सुन चुके थे। इसमें हम लोग देखे थे कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया? 1502 ईस्वी में ये दूसरी बार आता है, और अंतिम रूप से 1524 में वायसराय नियुक्त होकर आता है, लेकिन मलेरिया के कारण इसकी भारत में ही मृत्यु होती है। वास्को डी गामा का समाधि कहां है? केरल के कोची में है। तो पिछले दिन हम लोग ये पूरा सुन चुके थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे दूसरा पुर्तगाली 1500 ईस्वी में आया, और इस दूसरे पुर्तगाली का नाम क्या था? कैब्राल। तो हम लोग इनके बारे में भी देखे थे। नेक्स्ट पुर्तगाली गवर्नर वायसराय की बात करें, पहला नंबर नियुक्त कौन हुआ था? टिस्टाओ द कुन्हा, लेकिन टिस्टाओ द कुन्हा भारत में ज्वाइन नहीं किया। अगर क्वेश्चन आएगा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो नियुक्त हुआ परंतु आया नहीं, तो टिस्टाओ द कुन्हा, ध्यान रखना है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यहीं से हम लोग शुरू किया, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर है। इस समय देखे कि ये नीले जल की नीति अपनाया है। नीले जल की नीति का मतलब हिंद महासागर में पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ा है, इसके लिए नीले जल की नीति या इसी को शांत जल की नीति भी कहते हैं। इस समय भी राजा हमारा कौन है? मैनुअल प्रथम है, और दीव का युद्ध 1508 में है, जिसमें इसने अरब, मिस्र, ये सभी के मुस्लिम सेना के संयुक्त सेना को इसने हराया। तो ये हम लोग पूरे सिस्टम तक सुन चुके थे। इसके बाद हम लोग देखे थे दूसरा नंबर यही थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही हम लोग देखे कि वास्तविक संस्थापक है। इसने पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, पुर्तगाली युवकों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए इसने प्रोत्साहित किया। याद है सबको? सबसे इंपॉर्टेंट डेट है अल्बुकर्क का 1510 में। ये आपको याद है कि इसने गोवा पे कब्जा किसका था? चलिए बोलिए। हाँ, तो गोवा पर कब्जा किसका? आदिल शाह। इसमें हाँ बिल्कुल सही है, यूसुफ आदिल शाह। तो इसमें बीजापुर का शासक है यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से इसने 1510 में गोवा छीना। क्या इसने गोवा का मुख्यालय बनाया? नहीं, इसका मुख्यालय कहां है? कोचीन। कोचीन में इसने मुख्यालय बनाया, और जिस क्षेत्र में था वहां के सती प्रथा पर भी रोक लगाया। नेक्स्ट अगला नंबर लास्ट है हमारा निन्नो डी कुन्हा, और निन्नो डी कुन्हा पहला है जो 1530 में अपना मुख्यालय कोचीन से हटा के गोवा लाया। गोवा में दोनों अच्छा क्वेश्चन है, गोवा जीता कौन? अल्बुकर्क। गोवा में मुख्यालय कौन लाया? निन्नो डी कुन्हा। गोवा कब जीता? 1510। गोवा मुख्यालय कब बना? 1530। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका संघर्ष, गुजरात के एक शासक है बहादुर शाह, इसने तुर्की के शासक सुलेमान को कहा, और सुलेमान अपना एक जहाज पर रूमी खां को भेजा, लेकिन इन सभी की क्या हो गई? हार हो गई। इसने बेसिन, मुंबई, दमन, हुगली, चटगांव, इस सभी क्षेत्र को जीता, और अंतिम में जहाज पर फटाफटी से ये भी बेचारा गिर के मर गया। सुने थे हम लोग, पिछले क्लास में लिखा हुआ भी था। अब इसमें एस्ट्राओ द गामा, एक वास्को डी गामा का बेटा है, ये भी आया है। जोस अल्वेस भारत के आजादी के समय गवर्नर है। अंतिम गवर्नर कौन है? मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा। ये अंतिम गवर्नर है कब का? 1961 का। अब आज के क्लास में हम लोग अंतिम डिटेल सुनेंगे। पुर्तगाल खत्म, फिर पुर्तगाल से क्वेश्चन चलेगा। हर स्टेप पे मॉडर्न में क्वेश्चन करेंगे, एक पढ़ोगे एक से क्वेश्चन, जितना आया सारे प्रश्न पे चलेगा, सब अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो। इनकी व्यापारिक कोठी सभी बच्चे को याद है, सबसे पहला व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित हुआ। बाकी में डेट का बहुत जरूरत है, लेकिन पहला कोठी सबका डेट के साथ क्या चाहिए? आपको हमने समझाया था कि कोचीन में ही इनकी पहली एक किला बना था, और यह किला भारत में यूरोप की पहली किला, और इस किला का नाम हम लोग देखे थे फोर्ट इमैनुअल। पिछले क्लास में आपको समझाए थे फोर्ट इमैनुअल। देखो क्वेश्चन आएगा, भारत में यूरोप का पहला किला कौन था? तो फोर्ट इमैनुअल। उल्टा क्वेश्चन आएगा, फोर्ट इमैनुअल किला कहां स्थित? कोचीन में। तो ये पहला फोर्ट इमैनुअल किला बनाया। इसके ऊपर में आपको याद है कालीकट। पिछले क्लास हमने आपको समझाया था कि उत्तर दक्षिण सजाने का क्रम होगा, तो कालीकट ऊपर है, कोचीन नीचे। इससे नीचे फिर एक जगह है, उस जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, एनएच में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कोल्लम कहते हैं।
उस जगह का नाम क्या है? कोल्लम। कई बार कोल्लम टू कोट्टीपुरम आगे पढ़ो तो ये कोल्लम यहाँ पर ध्यान रखना, कोचिन से भी नीचे, अभी जरूरत नहीं है। इससे जब ऊपर बढ़े तो हमारा गोवा, इससे जब ऊपर बढ़े तो मुंबई, इससे ऊपर बढ़े बेसिन, इससे ऊपर बढ़े दमन, इस साइड में चले देव, इस साइड में चले हुगली, यहाँ पे हम लोग चले चटगांव। पिछला क्लास आपका यहाँ तक लिखाया हुआ है ना? क्या हुआ ये बताओ, दिमाग में कंप्लीट यहाँ तक बैठ गया? सुनना आप ध्यान से समझोगे, फिर इसको लास्ट करने के बाद तब फिर इस पर जैसे क्वेश्चन चलेगा तो समझो क्वेश्चन एक जस्ट लाइक डोर लेवल ढलैया, दीवार उठा के जस्ट ढलैया, एकदम दीवार मजबूत। फिर उसके बाद तुम अपने भी कोई क्वेश्चन देखो, ऐसे तो हमारे क्वेश्चन के बाद हमारे पास संभावनाएं कम रहेगी, एकदम क्वेश्चन सभी बनेंगे आपसे। तो चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर बच्चे का पूरा कोशिश रहना चाहिए कि हर बात को यहाँ पे समझे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुनेंगे, इनके पूरे इन सभी में जब चटगांव पे कब्जा किए, मैंने चटगांव में व्यापारिक केंद्र खोले, तो इन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पर के आसपास के बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में लूटमार ज्यादा मचाए। तो पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी यूरोपीय कंपनी लूटपाट के लिए बदनाम रही? तो पुर्तगाल। यूरोपीय कंपनी की बात हो रही है, कौन सी यूरोपीय कंपनी लूटपाट के लिए बदनाम? तो पुर्तगाल की यूरोपीय कंपनी लूटपाट के लिए बदनाम है, इनको लूट में ही ज्यादा इंटरेस्ट। देखो सबका अपना इंटरेस्ट है, आगे आगे वो पायरेसी के लिए बदनाम हो, पायरेसी माने नकली सामान, जो ओरिजिनल है डुप्लीकेट बनाता है, तो क्वेश्चन देगा डुप्लीकेट के लिए बदनाम, तो डेनिस पढ़ोगे तो डुप्लीकेट के लिए बदनाम था, ये लूटपाट के लिए बदनाम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चटगांव के सेक्टर से ही इनका मेन जो सेक्टर था, तो क्वेश्चन है कि पुर्तगाल का महान बंदरगाह किसे कहते? तो देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न है, महान बंदरगाह चटगांव को कहते। दूसरा आपने सीखा था कि जब ये लूटपाट मचाना शुरू किए तो मुगल बादशाह से इनका संघर्ष हुआ, और मुगल बादशाह देख लिए कि इसको भगाने में ही ठीक है, और इसीलिए हुगली पुर्तगालियों के हाथ से कौन छीन ली? शाहजहां ने छीन लिया, और चटगांव को औरंगजेब ने छीन लिया। अब देखो दोनों अच्छा क्वेश्चन, हुगली का क्षेत्र पुर्तगालियों के हाथ से किस मुगल बादशाह ने छीना? तो शाहजहां। और अगर चटगांव की बात होगी तो औरंगजेब। चटगांव को ही पुर्तगालियों का महान बंदरगाह कहते और बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से लूटपाट मचाते। इन लोगों ने एक स्पेशल टेक्निक दे रखा था जिसका नाम था काटेज पद्धति। अल्बुकर्क इस काटेज पद्धति की शुरुआत की। देखो काटेज से भी कई बार प्रश्न है, पुर्तगालियों की एक पद्धति थी काटेज। काटेज का मतलब समझते हो? परमिशन। काटेज माने परमिशन, हमारा इस जगह पे अधिकार है, आपको जाना है तो हमसे परमिट लो, परमिशन। और उस परमिशन में तय रहेगा कि जहाज से जो व्यापार हम करते हैं वो तुम लेके नहीं जाओ। हम काली मिर्च बेच रहे हैं तो तुम लेके नहीं जाओगे, हथियार बारूद यहां से लेके नहीं जाओगे, उसमें मेरा ड्यूटी। और उसमें नहीं है तो हम परमिशन देंगे। अगर बिना परमिशन जाएगा तो जहाज जब्त कर लेंगे, सब संपत्ति से। गहरा सच होगा, मुगल बादशाह अकबर भी इससे काटेज परमिशन लिए, अकबर भी परमिशन लिया है। हाँ, ये अकबर को लिया क्या, ऐसे ही कहता था जी फ्री, आप मुगल बादशाह हैं, 0 रुपये, आपसे कोई पैसा नहीं, फ्री परमिशन, लेकिन ले लीजिए। अब कारण था कि अकबर के साम्राज्य नीचे की ओर नहीं था, और अकबर को जब वर्क नीचे की ओर करना है तो नीचे इसी का प्रभाव, इसीलिए अकबर को यहाँ से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन शुल्क नहीं है, निःशुल्क सही तो केवल एक संकेत है। अब बताओ मुख्यमंत्री तुमसे परमिशन लेके गांव में जाना है, तुम्हें मोहर मार के दोगे, तो समझ लो कि बाकी लोग का क्या हाल बन जाएगा। भले तुम कहोगे कि मुख्यमंत्री गाड़ी हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप बिना मोहर के नहीं बनने देंगे, 0 रुपया, लेकिन लेके जाइए। तो बाकी लोग तो समझेगा कि जब मुख्यमंत्री परमिशन ले रहा है तो छोटे के कौन पहले। इसलिए काटेज पद्धति भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत कौन की है? अल्बुकर्क। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समझे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिन का जो क्षेत्र है और कालीकट का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर आगे त्रावणकोर के शासक होंगे, और त्रावणकोर के शासक इन क्षेत्रों को पुर्तगालियों के हाथ से छीन लिए, क्योंकि पुर्तगालियों का नीचे से ज्यादा धीरे-धीरे ऊपर ध्यान चला। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मुंबई की बात करें तो मुंबई की जब बात करते हैं तो जस्ट अभी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, और 1661 में इंग्लैंड के युवराज थे, नाम आपने सुना होगा, ये थे चार्ल्स द्वितीय। और इस चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। पुर्तगाल की राजधानी जो राजकुमारी है ब्रेगेंजा कैथरीन, तो ब्रेगेंजा कैथरीन का विवाह जब होने लगा तो आपको याद है कि 1661 में पूरा बंबई ही दहेज में पुर्तगालियों ने दे दिया कि जाइए ये पूरा आपको मिल गया, और मुंबई किसके अधीन आ गया? अंग्रेज के अधीन आ गया। और अंग्रेज अब चार्ल्स द्वितीय यहाँ थोड़े आगे करने के, अब इंग्लैंड के युवराज थोड़े कहेंगे कि दहेज मिला तो चलो वहां खेती करें। तो वो क्या किए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको किराए पर दे दिया कि लो हमको किराया दे। कितना रुपया? सिर्फ और सिर्फ 10 पाउंड, 10 पाउंड सालाना, इस साल भर में 10 पाउंड। ईस्ट इंडिया कंपनी कितना तेज था, वो देखा 10 पाउंड दे रहा है तो 20-20 पाउंड किराया देने वाला 20-25 को उद्योग वाला के खोज ली। तुमको कोई घर मिले कितना किराया? 4000 देना, और तुम क्या किया, कहा कि 4000 ठीक है, तुम दूसरा किराया लगा दिया 40000 में, 4000 दिया 36000 बैठ, वही ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसीलिए देखते देखते मुंबई उद्योग के क्षेत्र में सबसे डेवलप कर गया। 1854 आते आते यहाँ सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री स्थापित हो। तो ये देखो मुंबई भी इनके हाथ से स्वेच्छा से चले गए। बेसिन में आप देखोगे मराठा का पेशवा है बाजीराव प्रथम। देखो मराठा में बाजीराव का बड़ा फेमस नाम, बाजीराव प्रथम पूरे क्षेत्र जीतेगा, उसको लड़ाकू पेशवा कहेंगे। और जब आगे पढ़ोगे बाजीराव द्वितीय तो पूरा क्षेत्र भट्टा बैठा दे। तुम लोग बाजीराव बाजी उलट दिया, जब बाजीराव प्रथम बोलेंगे तो कहना सब जीत गया, और जब कहेंगे बाजीराव द्वितीय कहना सब खत्म हो गए। तो तुमसे पूछा जाएगा मराठा के अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा का लड़ाकू पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। कहना सर बाजीराव पर चला है, प्रथम तो जीत जाइए, द्वितीय तो खत्म कर दी। कौन सा मराठा का पेशवा था जो अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया, पेंशनर बन गया, सब खत्म वाला, सब बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का मतलब काम खत्म हो गया। ये तरह तक खत्म तो उसको यहाँ से टांग के कानपुर में दिया। अंग्रेज कहा कि तुम चुपचाप कानपुर यहाँ रहोगे तो दिल्ली पंचायती लगाओगे, 20 आदमी आएगा बैठेगा, चाय पिलाओगे, कहेगा बहुत गड़बड़ आपके साथ हो, तो तुमको ऐसा जगह भेज देंगे जहां तुमको पहचानने वाला कोई नहीं, कोई पंचायती नहीं, इसलिए टांग के कानपुर। अंग्रेज बड़ा बढ़िया काम करता, जिससे उसको दिक्कत रहे उसको टांग के दूसरी जगह भेज देता था, कहता था कि पेंशन देंगे, बैठ के खाओ, हमको टेंशन देगा तो भी खत्म कर देंगे। इसीलिए तुम देखा दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय पकड़ा, लेकिन जान रहा था कि मारेंगे तो हंगामा होगा, तो टांग के सीधे बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया, जिस बर्मा में कभी मुगल का शासन नहीं रहा। वहां पे वैल्यू नहीं है, वो बेचारा आम आदमी जैसा जिंदगी जी रहा है। एक आदमी भी प्रोसेसिया में नहीं आ रहा कि जी आपके साथ अन्याय हुआ, कोई पहचान ही नहीं रहा है, बेचारा गुमनामी के अंदर में मर गया। तो उसी तरह इनको भी यही ले आया, और जब तक ही रहे बाजीराव द्वितीय तब तक पेंशन दिया। जब बाजीराव द्वितीय मर गए तो उनका बेटा यही नाना साहब, अंग्रेज ने कहा कि तुम ओरिजिनल बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ, और गोद लेवल बेटा के पेंशन उनसे नहीं, चुपचाप रहो, आप कानपुर खाली करो। तब नाना साहब कह रहे एक तो पूरा ही छीन लिया, यहाँ भेजा, अभी भी छीन रहा है, तो कानपुर से नाना साहब 1857 का विद्रोह पड़े, तो वहां पे फिर लिंक जुटेगा। तो अभी देखो ये बेसिन जीतने वाले कौन है? बाजीराव प्रथम। 1739 में इन्होंने पुर्तगालियों से बेसिन का क्षेत्र छीन लिया। अब पुर्तगाली का हुगली खत्म, चटगांव खत्म, कोचिन खत्म, कालीकट खत्म, मुंबई दहेज दे दिए, बेसिन छिनाएंगे। अब बाकी जो बचे अंग्रेज के साथ इनके अच्छे संबंध रहे, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड में ही इन्होंने अपनी बेटी का विवाह शादी राजा किए, तो इसीलिए कहे कि जो बच रहा है वो कोई बात नहीं। अंग्रेज भी कहा कि जो बच रहा है रहिए, बंबई तो आप ही दिए थे हमको,
और इसीलिए गोवा, दमन और दीव कंटिन्यू रहा और फाइनली 1961 में ही स्वतंत्र हुआ और अंतिम रूप से भारत से जाने वाला यूरोपीय कंपनी को है तो कौन है? पुर्तगाल है। कब गया? 1961। तो पहले ये बताओ, तो फेज बिल्कुल क्लियर है सबका। अब इस फेज के बाद अंतिम चरण हम लोग चलते हैं और ये चरण पे आपको मुख्य रूप से है पुर्तगालियों की देन। भारत में पुर्तगाल आए तो हम लोग को क्या दिए, इनके आने से फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ी फायदा की बात करें तो पुर्तगालियों का ही देन था भारत में प्रेस की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे, भारत में इसके पहले हैंड रिटन वर्क थे, हाथ से लिख करके, प्रेस करके कुछ नहीं था। भारत में पहला प्रेस स्थापित करने का श्रेय पुर्तगाल को। पुर्तगाल ने पहली बार प्रेस कहां स्थापित किया? गोवा में। कब? तो 1556। ये चालू हुआ, 50 भी कई जगह मिल सकता है तो आश्चर्य नहीं करना। सेटअप शुरू है 56 से कॉलेज में छपना शुरू। तो दो डेट जनरली मिला, दोनों नहीं मिलेगा, अगर दोनों भी मिलता है तो 56 सही, लेकिन कहीं अगर 56 न रहे, 50 दिया है तो समझना कि एस्टेब्लिशमेंट का शुरुआत का पेज कर रहा है और सही। तो 1556 में इन्होंने गोवा में पहला प्रेस स्थापित किया। दूसरा, इन्हीं के आने से स्थापत्य में, बनावट के क्षेत्र में गोथिक शैली प्रारंभ हुआ। इसके पहले इंडिया में कहीं गोथिक शैली का कोई स्ट्रक्चर नहीं। पहला गोथिक शैली दिया हुआ किनका है? पुर्तगाल का। ये गोथिक शैली समझते हो? गोथिक शैली कहते हैं कि हम लोग कोई मकान बनाते थे तो ऐसे छत देते थे, हम लोग का डिजाइन ऐसा था। पुर्तगाल पहली बार आए तो इनका डिजाइन ऐसे करके छत ढलैया नहीं, ये एकदम ऐसे लंबा टावर लेके चल गए। अब ऐसे टावर, हम लोग का क्या था कि गर्मी लगेगा तो छत पर भी सोएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। ये लोग चूंकि ठंडे प्रदेश के थे, इनको छत पर जाएंगे तो ठंडा मार देगा, तो इसीलिए लोग छत गायब करने का टेक्निक था। तुम लोग कई जगह अगर देखो छत गायब हो गया धीरे धीरे तो समझना की बात इसी गोथिक शैली। और इसकी शुरुआत किसने किया है? तो ये पुर्तगाल ने किया। गिरजाघर इसी शैली से वो लोग बनवाते थे। अब बताओ गोथिक शैली का मतलब समझ में आया सबको? गोथिक का मतलब ये मीनार नुमा ऊपर का टावर, इसको गोथिक शैली कहते हैं। जो हम लोग क्या नहीं था, इनके आने से शुरुआत हो गया। सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है भोजन। हम लोग पुर्तगाल का देना है कि आलू खा रहे हैं। कल्पना करो पुर्तगाल नहीं आते तो भोजन में क्या चलता? बिना आलू का कोई सब्जी नहीं। चट्टन है, खाने मछली मुर्गा मार के उड़ा देते हैं, कैसा चट्टन है ये लोग को बिना आलू के। अब इसमें हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि आलू भारत में किनका देना है? पुर्तगाल का। पपीता पुर्तगाल का, अनानास ये पुर्तगाल का देना है। तो ये सभी जो देख रहे हो ये पुर्तगालियों का देना है। उन लोगों ने यहाँ लाया और यहाँ हम लोग इन चीजों को उनको देख करके हम लोग सीख गए। तो देन भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बारी है यहाँ से क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन किया जाना सबका? पहले इतना लिखवा लेंगे, एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे और फिर लगातार फटाफट क्वेश्चन चले। चलिए नीचे, पिछले क्लास में एक मैपिंग तो आपने बना लिया था। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखे। पुर्तगाल का महान बंदरगाह, पुर्तगाल का महान बंदरगाह चटगांव था। चटगांव था, ब्रैकेट में चटगांव कहां है? बांग्लादेश। महान बंदरगाह चटगांव था। नीचे चटगांव, ब्रैकेट में बांग्लादेश। नीचे डैश लिख दीजिए। पुर्तगाल, पुर्तगाल बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए बदनाम थे। पुर्तगाल बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए बदनाम थे, लूटपाट के लिए बदनाम थे। नीचे डैश देखिए। पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने समुद्री क्षेत्र में अपने एकाधिकार के लिए, समुद्री क्षेत्र में अपने अधिकार के लिए काटेज पद्धति की शुरुआत किया। काटेज पद्धति की शुरुआत किया। नीचे डैश देखिए। काटेज पद्धति की शुरुआत बोलो कौन किया? अल्बुकर्क ने किया। काटेज पद्धति की शुरुआत अल्बुकर्क ने किया, अल्बुकर्क ने किया। नीचे डैश देखिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली, शाहजहां ने हुगली तथा औरंगजेब ने चटगांव, औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगालियों को भगाया, से पुर्तगालियों को भगाया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए। भारत में यूरोप का पहला किला, भारत में यूरोप का पहला किला फोर्ट इमैनुअल था। भारत में यूरोप का पहला किला फोर्ट इमैनुअल था, जो कोचिन में पुर्तगाल ने बनाया, जो कोचिन में पुर्तगाल ने बनाया, कोचिन में पुर्तगाल ने बनाया। नीचे डैश लिख दीजिए। पुर्तगाल से कोचिन का क्षेत्र, पुर्तगाल से कोचिन का क्षेत्र त्रावणकोर के शासक ने छीना, त्रावणकोर के शासक ने छीना, कोचिन का क्षेत्र त्रावणकोर के शासक ने छीना। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो। 1661 में, 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह, कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय से हुआ, इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय से हुआ, चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिसमें पुर्तगालियों ने दहेज में, जिसमें पुर्तगालियों ने दहेज में, दहेज में मुंबई क्षेत्र अंग्रेज को दे दिया, मुंबई क्षेत्र अंग्रेज को दे दिया।
मुंबई क्षेत्र अंग्रेज को दे दिया। नीचे डैश करके लिख दीजिए मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1739 में, 1739 में पुर्तगालियों से बेसिन का क्षेत्र छीना, पुर्तगालियों से बेसिन का क्षेत्र छीना, पुर्तगालियों से बेसिन का क्षेत्र छीना। नीचे डबल स्टार लाकर डैश करके लिख दीजिए गोवा, गोवा कॉमा दमन, दमन और दीव, गोवा दमन और दीव, दीव को पुर्तगालियों ने 1961 में स्वतंत्र किया। गोवा दमन और दीव को पुर्तगालियों ने 1961 में स्वतंत्र किया, 1961 में स्वतंत्र किया। नीचे डबल स्टार लाकर लिख दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म सुनो, बिजनेस कहां से करते थे? कालीकट से। शुरुआत में कालीकट था, कालीकट से जो कपड़ा ले जाते थे इसको वो लोग कैलिको कहते थे। एक दो बार क्वेश्चन ये भी आया पुर्तगाली भारत से जो वस्त्र, सूती वस्त्र ले जाते थे उसको पुर्तगाल में किस नाम से जानते थे? तो कैलिको, कैलिको का मतलब कालीकट, यहाँ कैलिको का मतलब है कालीकट से ले जाने के कारण एक कैलिको कहलाया। तो नीचे एक बहुत अच्छा प्रश्न है, डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, लिख दीजिए भारतीय सूती वस्त्र को, भारतीय सूती वस्त्र को पुर्तगाल के बाजार में, पुर्तगाल के बाजार में कैलिको कहा गया। कैलिको कहा गया। जब कभी भी कैलिको कहेंगे तो समझना कि वो कालीकट से जाने वाला सूती वस्त्र, उसी का नाम क्या है? कैलिको। नीचे लिख दीजिए हेडिंग पुर्तगालियों की देन, उसमें 2-3 लाइन छोड़ देना, कुछ वैसा टर्म आएगा तो हम लोग वहां पे शामिल करेंगे। नीचे लिख दीजिए पुर्तगालियों की देन, हेडिंग पुर्तगालियों की देन, डबल स्टार लगा के डैश करके लिख दीजिए भारत में प्रेस का पहला विकास, भारत में प्रेस का पहला विकास पुर्तगालियों के द्वारा, पहला विकास पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में 1556 में हुआ, गोवा में 1556 में हुआ। नीचे स्टार लगा के डैश करके लिख दीजिए स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने गोथिक शैली प्रारंभ किए, गोथिक शैली प्रारंभ किए। एक गोथिक शैली देख लो तो परमानेंट एकदम दिमाग में आ जाएगा। गोथिक कहने का मतलब है इंडियन बनावट से बिल्कुल अलग। इस बनावट को आप लोग देख पा रहे हो, इस तरह का बनावट भारत में पहले कभी नहीं था। जो भी सेक्शन है उसको एकदम मीनार नुमा कर देना, पतला नुकीला कर देना, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कौन सी शैली है? गोथिक शैली, जो हमारे भारत में नहीं था। अब बताओ गोथिक कहने का सेंस क्लियर है सबका? तो गोथिक शैली स्थापत्य में पूछेगा किनकी देन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल का। नीचे डैश करके लिख दीजिए भारत में खाद्यान्न पदार्थ में, भारत में खाद्यान्न पदार्थ में, भारत में खाद्यान्न पदार्थ में आलू, पपीता, अनानास, आलू, पपीता, अनानास पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है। हाँ, तंबाकू भी किसका देन है? इसी का है, तंबाकू भी कर दीजिए। अच्छा है, तंबाकू मक्का दोनों कर सकते हो। चलो तंबाकू में हम लोग थोड़ा सा वर्क कर दें। तंबाकू सबसे पहले भारत में कौन लाए? पुर्तगाल। ये जो बीड़ी सिगरेट और जो गुड़गुड़िया देख रहे हो ना, वो सब इन्हीं का लाया हुआ है, तो इंडिया में वाला नहीं चलता। और सबसे पहले जो लाए तो ये मुगल बादशाह अकबर से मिले, और अकबर से कहा कि हुजूर ऐसा रिसर्च है कि आप दंग रहेंगे, इस पदार्थ में दो चीजें हानिकारक और लाभदायक, उसके लिए गुड़गुड़िया बनाए, ऊपर आग लगा दीजिए और पानी से गुड़गुड़ करके खींचिए। फायदा, नुकसान वाला चीज पानी में रह जाएगा और फायदा वाला चीज आप खींचे। अकबर भी कहा कि ऐसा है तो खींच के देखते हैं, खींचा। इसलिए क्वेश्चन आएगा कि पहला मुगल बादशाह जिसने तंबाकू का प्रयोग किया अकबर है, लेकिन अकबर खींच तो लिया, लेकिन उसके राजवैद्य जो थे उस पर रिसर्च किया और मना किया कि कभी मत खींचिए, ये नुकसान दे। और इसीलिए अकबर केवल एक बार ट्रायल में मार के छोड़ दी, लेकिन परमिशन दे दिया कि जाने दो, हम नहीं पिएंगे, बाकी लोग को खींचने दो, कोई बात नहीं। और तंबाकू की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू है, तंबाकू की खेती पूरे एंशिएंट में नहीं है, मेडाइवल में नहीं है, बात ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन आएगा। मौर्य काल में कौन नहीं थे? लड़के बेचारे परेशान होते हैं, सिर्फ तंबाकू पूरे एंशिएंट में नहीं है, ये पुर्तगाल ले लाया। जान के देगा मौर्य काल में कौन फसल नहीं थे? चॉइस ए 1 2 कर देगा, पपीता की खेती, आलू की खेती, तंबाकू की खेती और इसी में गन्ने की खेती। तो 1 2 3 तीनों नहीं थे, गन्ना था। तो ये सब ध्यान रखना। देन कहने का सेंस कतई नहीं समझना कि क्या देन है, तुमसे पूछे कोई लेसन लेके चला जाएगा, कहेगा बाबर के समय भारत में खेती होता था। अब तुम देख रहा है कि हाँ अकबर के समय शुरुआत है, तो बाबर के समय सब नहीं था। ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम वर्क करना चाहिए। और तंबाकू फिर रोकने का जब परमिशन दिया तो चारों तरफ तंबाकू की खेती शुरू हो गई। और तंबाकू की जब खेती होने लगी तो लोग अब खैनी खाने लगे, ये गुड़गुड़िया खींच रहा है, जिसको देखिए आधा नशा में एकदम बोल रहा है। तब जाके जहांगीर कहा कि सब बंद करो, सब एकदम नहीं होना चाहिए। और इसलिए क्वेश्चन आया कि तंबाकू की खेती पर रोक किसने लगाया? जहांगीर। शुरू कौन करवाया? अकबर। दोनों तंबाकू सब लोग बढ़ा देंगे। नीचे डैश लिख दीजिए भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों का देन है, भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों का देन है। नीचे डैश लिख दीजिए पहला मुगल बादशाह, पहला मुगल बादशाह अकबर था जिसने तंबाकू का प्रयोग किया, पहला मुगल बादशाह अकबर था जिसने तंबाकू का प्रयोग किया, तंबाकू का प्रयोग किया। नीचे मुगल बादशाह जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने
तंबाकू पर रोक लगाया। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया। अब बताओ पुर्तगाल हम लोग का कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन दिया जाए बनेगा सबसे। क्वेश्चन लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखे। दक्षिण से उत्तर सही क्रम है। कालीकट, बेसिन, बेसिन, कोचिन, दमन, दमन। 4-2-1-3, 4-2-3-1, 1-3-2-4। इनमें से कोई नहीं, बोला नहीं है, अपने से बनाओ। हर क्वेश्चन अपने से सोचो। ये सब सोचने जहां आ गया तो मतलब पढ़ाना सार्थक है। जो बच्चे अपने से सोचने लग गया तो हम समझते हैं कि उनके अंदर सॉफ्टवेयर जो हम डालना चाह रहे हैं लोड हो गया और बच्चे एकदम सही करेक्ट। तुमने बगल में नक्शा पर मत ध्यान दे, मन का नक्शा खोल, बगल में नक्शा खोले हुए हैं, सब इतना तेज है। मन में बैठा हो अपने से बिना नक्शा देखे। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर। ये बताओ क्या सारे बच्चे स्टेप अपने से, देखो परीक्षा हॉल में क्या करना, अपने से लिखने का प्रयास करना। कालीकट यहां दे दिए, बोलो बेसिन यहां दे दिए, कोचिन कालीकट से नीचे के ऊपर, नीचे कोचिन नीचे देंगे, दमन और ऊपर देंगे। क्वेश्चन पढ़ो, दक्षिण से उत्तर है कि उत्तर से दक्षिण? दक्षिण से उत्तर तो नीचे से ऊपर देंगे। बोलो दमन कैमा नंबर में 4, कोचिन कैमा है 3, कालीकट कैमा है 1, बेसिन कैमा है 2, 3 1 2 4, 3 1 2 4। इनमें से कोई नहीं, 3 1 2 4। बनाना कैसा है समझ में आया तुम्हारा? परीक्षा में स्टेप मानचित्र लोगे, अपने से देखोगे उत्तर से दक्षिण की, दक्षिण से उत्तर, जैसे बोलेगा स्टेप में डाल दो। चलिए कुछ भारी क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन लिखो, लिखे। पुर्तगाल के पहली कोठी की स्थापना के समय पुर्तगाल के पहली कोठी की स्थापना के समय, पहली कोठी की स्थापना के समय भारत में उपस्थित था, भारत में उपस्थित था चॉइस ए अल्बुकर्क, चॉइस बी वास्को डी गामा, सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और डी निन्नो डी कुन्हा। बोलो क्या कर रहा है तुम लोग? चोरी कर ले, चोरी कर लो, कल सोच के सही बना लेंगे। पन्ना उलट लो, उल्टो सही करो। वो इसे नहीं है, मैंने तो रेडीमेड खोज रहोगी। ये लोग रेडीमेड खोज रहा है। मिलेगा दही, उससे अपने से माना होगा, मक्खन निकले और फिर आगे घी बनाना है। बोलो कितने बच्चे अल्बुकर्क ला रहे हो? वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और निन्नो डी कुन्हा। क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल की पहली कोठी की स्थापना 1503 में, 1503 में पहली कोठी स्थापित। वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया? 1498 में। दूसरी बार कब आया? 1502, लेकिन स्थापना के पहले चला गया। 1503 में पुर्तगाल पहुंच चुका है, इसलिए 1503 में वास्को डी गामा इंडिया नहीं है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क और निन्नो डी कुन्हा। अल्बुकर्क लग रहा है, एक बार निकाल लो जरा गवर्नर वाइसराय का क्रम। देख लिया? चलो देख लो वाइसराय गवर्नर में एक बार चोरी कर लो। चलो चलो, कितने बच्चे का लग रहा है? अल्बुकर्क होगा, भाग जाओ। चलो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होगा, वेरी गुड। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नालायक 1505 में आया, साफ साफ लिखा है। इन 5 से 9 है, 9 से ई है, लेकिन 1503 में भी ई आया है, 3 में भी आया है, इसलिए सही आंसर है अल्बुकर्क। उस समय एज गवर्नर बनकर नहीं है, भेजा हुआ है, और इसलिए इस समय 1503 भी इसका सही है, और फिर 1509 में एज गवर्नर है। सब लिखा है और बहुत सारा चीज नहीं लिखा। तुमको क्या बोले थे? 80% ठीक करना, 20% बुद्धि लगाना। कुछ चीज है जो प्रश्न से चलेगा, सब रास्ते एक साथ चलेंगे और फिर उससे क्वेश्चन हरास से रह जाएगा। चलिए लाइन क्लियर है सबका ना? चलो क्वेश्चन लिखना नहीं है, अब सुनना है और फटाफट आंसर करना है। सुनेगा ध्यान से, क्वेश्चन पे हर बच्चे का ध्यान चाहिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है? पहला क्वेश्चन पे गौर किया जाए और उम्मीद है सबका सही होगा। निम्न में कौन सा भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का सही क्रम है? आगमन का सही क्रम है पुर्तगाल के बाद डच, तब अंग्रेज, सही क्रम होगा। ये तो क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद तुर्की का यूरोप की ओर आने वाले स्थल मार्ग पर अधिकार हो गया? जल्दी बोलो। वेरी गुड। कुस्तुनतुनिया के पतन 1453 में हुआ, उसके बाद तुर्की का यूरोप से आने वाले रास्ते पे अधिकार हो गया। वेरी गुड। कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब किया? 1492। इनमें से किसने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किया? कौन है? वास्को डी गामा। वेरी गुड। चलो, भारत में प्रथम पुर्तगाली यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा की समुद्री यात्रा में किस पथ प्रदर्शक ने सहायता किया? जल्दी बोलिए। अब्दुल मजीद, अब्दुल मलिक, ऐसा कहीं भी मिलेगा। कहां का था? गुजरात का। चलिए छठा नंबर हम लोग देखें। जमुरीन ने वास्को डी गामा के, हाँ बीच में ब्रेक लगेगा, क्वेश्चन बीच में जान के रखा हुआ है। जमुरीन ने, अब देखो आजकल टीआरई में यही सवाल है, टीचर वाले बहाली में सब हल्का छोड़ देगा, सब पढ़ा दिए। अब वो कहेगा कि जमुरीन ने वास्को डी गामा को किस वस्तु ले जाने की आज्ञा दी थी। अब बैठ के आज्ञा देते रहो। काली मिर्च और जड़ी बूटी, चाय और कॉफी, मसाले, तंबाकू और मक्का। काली मिर्च जड़ी बूटी, कितने को ये लग रहा है? और कितने को मसाला लग रहा है? वेरी गुड। और कितने को चाय कॉफी लग रहा है? तो नालायक इस समय चाय कॉफी नहीं है, चाय कॉफी अंग्रेज लाएगा। तंबाकू मक्का वो अपने लेके आया, यहाँ ले जाने का इजाजत चाहिए, तो 50-50 तो खत्म। अब बोलो आंसर क्या हो? इकाई काला मसाला में सब आता है, जड़ी बूटी मसाले में आता है, तो भयंकर मसाला है।
बात समझेंगे। राजा जमोरीन ने परमिशन दिया कि तुम यहां से काली मिर्च और जड़ी बूटी ले जा सकते हो। मेन काली मिर्च कहीं सिस्टम चलेगा और आंसर ए है। बढ़िया प्रश्न था। चलो अगला नंबर बताओ जल्दी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी जगत की काली मिर्च तथा मसाले के व्यापार पर अधिकार जमाने के लिए पुर्तगालियों ने 1503 में किस क्षेत्र पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? क्वेश्चन ये देखने में बड़ा था, क्वेश्चन हल्का था। चलिए 8वां नंबर, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कौन छीना? गोवा छीना कौन था? अल्बुकर्क। और बिल्कुल सही आंसर दी। और गोवा को मुख्यालय कौन बनाया? निन्नो डी कुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सही करोगे। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्री से शादी को प्रोत्साहित किया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने किसे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा जिसका उद्देश्य कुन्नूर और भटकल फैक्ट्री हेतु जमीन प्राप्त करना था? बीच में भारी क्वेश्चन पहुंच गया। ये सब क्वेश्चन तैयारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। सुनो, अब सब पढ़ा रहेगा जो एकदम उटपटांग है वो सब तैयारी के लिए भाग रहा। यूपीएससी भी इतना पैटर्न कभी नहीं आया। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति भेजा, दूत भेजा कि कन्नूर और भटकल में फैक्ट्री खोलें। इस व्यक्ति का नाम क्या था? तो फादर लुई। व्यक्ति का नाम क्या है? फादर लुई। अब अल्बुकर्क में जगह छुड़वाए थे, वहां से लिख ले अपने जल्दी से, इसीलिए जगह छुड़वाया था कि बीच बीच में कई पार्ट क्वेश्चन से जुड़ेगा। देखो पूरा पन्ना उलट के जगह नहीं छोड़ा है ना, छोड़ा नीचे डैश लिख दो, डैश लिख दीजिए। फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में कन्नूर और भटकल में फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से भेजा। कन्नूर और भटकल फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से भेजा। कन्नूर और भटकल फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से भेजा। चलो जल्दी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जल्दी तेजी में बताओ। किसने गोवा को भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनाई? 1530 में निन्नो डी कुना। पढ़े थे ना? 1510 1530 बिल्कुल याद चाहिए। ए आंसर। पुर्तगाली व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित शब्द काटेज व्यवस्था क्या था? काटेज व्यवस्था क्या था? समुद्री मार्ग पर सुरक्षा, स्थल व्यापारिक मार्ग पर सुरक्षा, एक प्रकार का व्यापारिक व्यवस्था, सभी। जल्दी बोलो। समुद्री मार्ग पर सुरक्षा कर, वही काटेज है। जल्दी बोलो। हिंद महासागर और दक्षिणी तट पर पुर्तगालियों के प्रभुत्व के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार था? एशियाई नौसेना की तुलना में पुर्तगाली नौसेना अधिक कुशल थे। स्थानीय लोग के सहयोग, सामाजिक और व्यापारिक दृष्टि से स्थापित महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्तियां। एशियाई नौसेना की तुलना में पुर्तगाली नौसेना ज्यादा श्रेष्ठ था, इसीलिए कब्जा किया। लास्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ ईसाई संत जेवियर भारत आया था? एक धर्म प्रचारक है संत जेवियर। अभी ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन अभी इतने नहीं है, बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन अभी और आपका कंटिन्यू है। और इस सब क्वेश्चन निकाल के देखो, तुरंत पूछेगा, कॉपी सादा पेज निकाले हुए हैं। चलो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे दूसरा लेसन मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री हमने पहले भी बताया कि बहुत ही ईमानदारी से समझना है, सीखना है। दूसरा लेसन का नाम था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसी में हम लोग पढ़ रहे थे। और आपको बताया था कि सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद कौन आए? डच। तब अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, तब फ्रांसीसी आए। और बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, अंग्रेज चूंकि भारत में धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उपनिवेश स्थापित कर लिया, इसलिए अंग्रेजों पर हमने तीसरा लेसन रखा है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तो इस लेसन में हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों में एकदम आराम से चल रहे हैं और हमने लिया कि इधर आपको पूरा चारों कंप्लीट करके लेसन खत्म करके तब इधर फिर छोड़ेंगे। पुर्तगाल पिछले क्लास में पूरा हम लोग का हो चुका है। पुर्तगाल होने के बाद आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, डच। हम लोग इसमें इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बारी है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हम लोग इससे आगे चलेंगे। चलिए, काटेज पद्धति बताई थे। काटेज का मतलब है समुद्र में ये पूरे उसका अपना ठीक ठाक प्रभाव रखना। चलिए अब ध्यान दीजिए, सब बच्चे को ध्यान से समझना है। तो पहला अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ध्यान दीजिए, तेजी में एक बार फास्ट रिवीजन चले। 1498 पुर्तगाल ईस्ट इंडिया, 1600 ईस्ट इंडिया 1602, डच ईस्ट इंडिया 1616, डेनिश ईस्ट इंडिया 64, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया। स्थापना में बस ध्यान रखना है कि पुर्तगाल के बाद अंग्रेज है, लेकिन आगमन में पुर्तगाल के बाद डच है, अंग्रेज थर्ड। बस इस सीरीज केवल ध्यान रखना था, शुरू दिन से कहे। जल्दी से हम लोग को ध्यान रखना है तेजी में। पुर्तगाल के साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते हैं। पहला व्यक्ति वास्को डी गामा, जहाज गैब्रियल, व्यक्ति पैरो द अलंकर, मुख्य चालक है। पहले भी 1486 में बार्थोलोमियो डियाज को ला चुका है। आगमन इसका 20 मई 1498 में हुआ। ये 9 जुलाई 1497 को चला था। 9 महीना की यात्रा के बाद भारत में केरल के कालिकट घाट पर पहुंचा, जहां का राजा कौन था? सामूरी। और सामूरी की ही उपाधि जमोरीन का था। जमोरीन इसकी स्वागत किया, इसकी सहायता अब्दुल मलिक एक गुजराती व्यापारी ने किया। इस दूसरी बार 1502 में आया और 1524 में कोची केरल में ही इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखे थे कैब्राल, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री है और ये 1500 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पहला नंबर 1505 से 1509 तक ये हम लोग देखे थे। पिस्टाओ द कुना नियुक्त हुए थे, लेकिन भारत नहीं आए। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में नीले जल की नीति। राजा कौन था? मैनुअल प्रथम। और द्वीप के युद्ध में इसने मुस्लिमों की संयुक्त सेना को हराया था। दूसरा अल्बुकर्क, मुख्यालय कोचिन बनाया, फिर गोवा कप्तान बनाया। अल्बुकर्क मुख्यालय कोचिन को बनाया। जीत गोवा को 1510 में जीता। डेट भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है। पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया और अपने प्रभाव के हिस्से में सती प्रथा पर रोक लगाया। ये तीसरा नंबर आपको मालूम है। और ये है निन्नो डी कुना, मुख्यालय
1530 में गोवा बनाया, दोनों डेट याद चाहिए। गोवा जीता 1510 में, कौन? अल्बुकर्क। लेकिन गोवा का मुख्यालय 1530 नेनो डी कुना। गुजरात में बहादुर शाह जो शासक है, तुर्की के राजा सुलेमान से सहयोग मांगा और सहयोग में कौन है? रूमी खां। लेकिन इसने सबको हराया। बेसिन, मुंबई, दमन, हुगली, चटगांव सभी क्षेत्र में इसने अधिकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्तावो द गामा, ये सब तो हम लोग सुन चुके थे। वास्को डी गामा का ही पुत्र था। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट व्यापारी कोठी आपको समझाए थे। पहली कोठी इसका कब है? तो 1503 में। कहां है? कोचिन। धीरे धीरे 1510 में गोवा जीत गया। फिर हम लोग ऊपर की ओर बढ़े तो ये मुंबई का क्षेत्र हो गया। मुंबई से ऊपर बेसिन का क्षेत्र हो गया, दमन क्षेत्र हो गया, दीव क्षेत्र हो गया, इस साइड में हुगली हो गया और यहाँ पे चटगांव हो गया। आपको याद है कि पुर्तगालियों का महान बंदरगाह किसे कहते हैं? चटगांव को। चटगांव पुर्तगालियों से कौन छीन लिया? औरंगजेब छीन लिया। हुगली शाहजहां छीन लिया। हम लोग इसको देख चुके थे। मुंबई आपको याद है कि विवाह में दे दिया था अंग्रेज को। चार्ल्स द्वितीय का कैथरीन से विवाह था, ये दहेज में मिल गया। बेसिन कौन छीन लिया? तो 1739 में मराठा के कौन थे? बाजीराव प्रथम। बेसिन भी इनसे छीना गया। याद आ गया सबको? अब इंपॉर्टेंट, कोचीन का जो क्षेत्र है इन्हीं से डच छीन ली और डच से फिर त्रावणकोर के राजा छीन ले। तो पहले ध्यान रखना है, कोचीन इनका छीनने वाला शुरू में कौन है? डच। और डच से फिर त्रावणकोर के राजा छीन लेंगे। तो ये कोचीन डचों के हाथ, फिर त्रावणकोर के राजा के हाथ। ये यही हम लोग पढ़े थे 1961 में। गोवा, दमन, दीव आजाद हुआ और पुर्तगाल भारत से कब गए? 1961। सबसे शुरू में आए, सबसे अंत में गए। बोलो क्लियर है सबका? पुर्तगाल पिछले क्लास में हम लोग पूरा सुने थे। फास्ट रिकैप कर लिए। क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे थे उसको फिर से चलेंगे। सब क्वेश्चन आपका किया हुआ था, जहां से बाकी था वहां हम लोग चलेंगे। इसमें एक हो गया था ये। चलिए ये आपका, हाँ यहीं से हमको लगता है चल रहा था। कौन? जेवियर आए थे, वहीं से हम लोग को क्वेश्चन चलना। ध्यान दीजिए, हम लोग को यही क्वेश्चन पे पिछला क्लास छोड़े थे। किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आया था? संत जेवियर के नाम से कई स्कूल कॉलेज आपने देखा। इस संत जेवियर एक पुर्तगाली गवर्नर के साथ आए। वो पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखना है, अल्फांसो डिसूजा। तो इसलिए सही आंसर अल्फांसो डिसूजा। अल्बुकर्क, अल्मीडा ये सब नहीं मार, लड़के जनरली सुना रहता है तो उसी पे मार देता है आंसर। अल्फांसो डिसूजा के समय संत जेवियर भारत आए। नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन दो। 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कहां हुई? देखिए यहां पुर्तगालियों ने न्यायालय की भी स्थापना की और 1560 में जब सी कह रहा है तो आंसर क्या होगा? गोवा। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? शुरुआत जैसे ही कहेगा 56, कहां? गोवा। ये भी शुरुआत गोवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत से निर्यात किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थे मसाला, सूती वस्त्र, बहुमूल्य पत्थर, सोना। क्या होगा? पहले हम लोग चेक करते हैं कैमी शताब्दी है। 17वीं। 1600 का फेज का रहा। 1600 के फेज में भारत से मेन इंपॉर्टेंट सूती वस्त्र। 15वीं का था तो 1400 चल रहा है। तो उस समय मसाले मेन है। धीरे धीरे सूती वस्त्र निर्यातक वस्तु बन जाए। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल बढ़ाया गया, लेकिन खाली देखने में हड़कना नहीं, तो सब लोग सही करें। क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी था? क्यों यूरोपीय कंपनी आए? कुस्तुनतुनिया का पतन था। केप ऑफ गुड होप का खोज भारत में आए, इसके लिए उत्तरदायी था कि नहीं था? अरे नहीं खोज होता तो कैसे पहुंचता? नेक्स्ट, मसाले का व्यापार मसाला के लिए आया था कि नहीं आया था? मसाले खोजने के लिए तुमको इतना कहानी सुनाए थे। आंसर उनमें सभी। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है। सही नहीं है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल था। सही कि गलत? सही है। अल्बुकर्क भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। जल्दी बोलो। गलत है, क्योंकि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। अल्बुकर्क नहीं है। देखो बहुत अच्छा से पहुंच गया नीचे। अब्दुल मनीब की सहायता से वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। सही है। पुर्तगालियों का उद्देश्य मसाले के व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना था। सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर में क्वेश्चन देखें। कौन सा सही है? क्वेश्चन है कथन सही है। पहला, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के पीछे मसाला व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना मुख्य कारक था। सही है। वास्को डी गामा स्पेन का नाविक था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था। तो केवल एक। बोलो जी, क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल बीपीएससी सिर्फ यही ट्रेंड पे चल रहा है। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। दहेज में कौन सा शहर मिला? दहेज में कौन सा शहर मिला? बॉम्बे शहर मिल गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से कथन पुर्तगालियों के संबंध में सत्य है? देखो, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की। सही कि गलत? सही है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। सही है। न्यायिक जांच प्रणाली शुरू की। जल्दी बोलो। सही है। अभी जस्ट हम लोग देखे गोवा में शुरू किए थे। तीनों ही सही है। सही आंसर सी। भारत में काटेज प्रणाली की शुरुआत किसने किया? काटेज कौन शुरू किए? पुर्तगाल ने काटेज पद्धति शुरू किया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बढ़िया से सोच के बताओ। कौन सा कथन सही है? सही है। ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय ने दहेज स्वरूप पुर्तगालियों से बम्बई प्राप्त किया। सही है। व्हाइट हॉल की संधि ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच हुई। अभी नहीं पढ़ा है। व्हाइट हॉल की संधि ये जो देख रहा हो, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होती है। तो ये आपका गलत है। ये फ्रांस में आपको समझाएंगे। सही आंसर केवल एक। नेक्स्ट, अगला नंबर हम लोग देखें। अब यहां से डच का पूरे सेक्शन आपका शुरू है। तो अब नीचे हेडिंग दीजिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई केवल हेडिंग दो डच। हेडिंग दे दीजिए डच। डच। चलिए हर बच्चे खूब बढ़िया से डच के स्टेप को समझोगे। ध्यान दो, डच को ध्यान से समझिए। पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हु इज डच? डच कौन थे? तो ध्यान रखना है कि डच हॉलैंड के निवासी थे। आजकल इसी हॉलैंड का नाम नीदरलैंड है। नीदरलैंड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिखना नहीं, सुनते जाओ। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। ये हॉलैंड या नीदरलैंड इंग्लैंड के ही बगल में एक छोटा सा देश, तो बड़ा सा देश नहीं। और चूंकि सारे पुर्तगाल के लोग जब भारत आ रहे हैं तो नीदरलैंड की भी इच्छा हुई कि हम भी भारत चले, अपने व्यक्ति को भेजे। 1595 में इनका पहला व्यक्ति है हॉटमैन। व्यक्ति का नाम क्या है? हॉटमैन। चले थे भारत खोजने और यहां से केप ऑफ गुड होप से इंडिया खोजने के चक्कर में मिस कर गया जहाज और आगे बढ़ गए और इंडोनेशिया के सुमात्रा में पहुंच गए। और देखिए वहां भी मसाले थे, मसाला बिजनेस शुरू कर। तो कैसे कई बार होता है तुमको निमंत्रण कहीं मिला है, भूख लगा हुआ, जा रहे हो, लेकिन भटक गया, दूसरा बाराती के पास पहुंच गए, लेकिन देखा व्यवस्था अच्छा है तो शुरू कर लिया कि धीरे चलिए आ जाए, बाद में एड्रेस पे पहुंचेंगे थोड़ा। वही है, इसको चाहिए मसाला, और मसाला इंडिया में नहीं मिलकर सुमात्रा में मिल गया तो शुरू हो गया। तो डचों की शुरुआत इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया में भी मसाले थे, इसीलिए डच की प्रयास रहा कि हमको मसाला अब इंडिया से नहीं चाहिए, वो तो मिल ही रहा है, पुर्तगाल ढूंढ ही रहा है। हम भारत में देखो जितने भी आएंगे सब इस तट पे अपना ध्यान दें। आपने पुर्तगाल में देखा कोचीन, कालीकट, गोवा, ये सब सूरत, बेसिन सब जितना है, दमन द्वीप सब इधर,
इस साइड में कितना मुश्किल से 2 मिला, लेकिन डच ठीक उल्टा है, इधर ही कम रखेगा, इधर ही ज्यादा ध्यान दे। सब कहेगा कि अरे भाई आ रहे हो उधर से तो इधर में रहोगे, वो कहा कि नहीं हम लोग आएंगे तो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दोनों मॉनिटरिंग चले। इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक ध्यान दिया? तो डच हो। अब हॉटमैन के साथ अब शुरू हुआ, अब सुमात्रा से इनका स्टार्ट हो गया बिजनेस मसाले। धीरे धीरे अब एक प्लान बना कि भारत में हम लोग को भी बिजनेस करना चाहिए, और 1602 एक इंपॉर्टेंट फेज है, इंग्लैंड वाली बात नहीं है। वहां के डचों के एम्स्टर्डम की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी कहां है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम के संसद में अब सोचिए कि प्रस्ताव पारित हुआ, यानी ये पहली सरकारी कंपनी, ईस्ट इंडिया पुर्तगाल की कोई सरकारी कंपनी नहीं रही, पूछा जाए भारत आने वाला पहली सरकारी कंपनी तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये पहली सरकारी कंपनी है। 1602 में ये कहे कि तो भारत में बिजनेस होगा, कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि जिसको जिसको लग रहा है कि बिजनेस में लाभ होगा सब पूंजी लगाओ, और वर्ल्ड का पहला शेयर बाजार यहीं से शुरू होता है। ये देखो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, जब तुम शेयर बाजार पढ़ोगे तो वर्ल्ड का पहला शेयर बाजार एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज होगा, और पहली बार इस शेयर बाजार के माध्यम से पूंजी उगाना शुरू हुआ कि जिसको इच्छा है वो पूंजी लगाओ, उस पूंजी से भारत में बिजनेस करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा उसको उतना शेयर का लाभ दिया जाएगा। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में पहला शेयर बाजार तो डचों का है, नीदरलैंड। पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 1602 की कहानी हम लोग सुन रहे हैं, और शेयर बाजार के माध्यम से भारत के लिए तैयार हुए, नाम दिया गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो कई लड़के का लक्षण इतना खराब है कि कह देता है क्वेश्चन यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, चॉइस ए में 1600 देता है तो वो सोचता है कि वो यूनाइटेड माने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, गुड 1600, थोड़ा सा अंतर है, यूनाइटेड लगा दिया तो डच का है, यूनाइटेड हटा दिया तो इंग्लैंड का। तो इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी तो समझना 1602 है, 1600 नहीं मार, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किसका है? डच का। जैसे पुर्तगालियों का साम्राज्य था, आपने पढ़ा एस्टादो द इंडिया, इनका भी उसी तरह से है, इनका नाम रखा गया वेरिंगदे ओस्ट इंड से कंपनी। इनका झंडा और बेजोड़ था, इन्होंने अपने झंडा में भी लिखा, यहाँ ए लिखा, और यहाँ ओ और सी लिखा, और झंडा तैयार कर दिया। देखिए यहाँ पे डचों का ये झंडा है, और झंडा में देखिए कितना बढ़िया है, वी से क्या है? वे रिंगदे, ओ से क्या है? ओस्ट इंड से, और सी से क्या है? कंपनी। और इसीलिए आपसे कभी भी पूछा जाएगा डचों के साम्राज्य को कहा गया वेरिंगदे ओस्ट इंड से कंपनी। ये भी एक बार हमने क्वेश्चन में दिखा, क्वेश्चन क्या दिया? डचों के झंडा में ओ का प्रयोग भी के दाईं ओर किया गया, बाईं ओर किया गया, ठीक बीच में किया गया। ये भी एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। अब जो लड़का झंडा ही नहीं देखा वो बेचारा कहेगा डच के झंडा में ओ का प्रयोग पता नहीं वो था का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वेरिंगदे को हम लोग क्या लिखे? भी, ओस्ट इंड से को ओ, और कंपनी के लिए सी। अरे ए नालायक, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम है, वो भारी नालायक है। ये पूछ रहा है, शुरू से चल रहा है कि सब मीटिंग सीटिंग एम्स्टर्डम में चल, और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि डच कंपनी का मुख्यालय कहां है? एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम उनकी राजधानी थी, वही मुख्यालय है, और एम्स्टर्डम के लिए ए है। बोलो ए क्या है? तो लाइन क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट हम लोग समझे, डच जब यहां आए तो उन्होंने भी उसी प्रकार से, अब तुमसे पूछा जाए कि डच की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। नालायक 1605 में अकबर मरा है, इतना बढ़िया से समझाए, और जहांगीर करो। 1605 में अकबर मरा, इसलिए डचों के समय कौन है? अकबर। पूरे डेट हम इसलिए शुरू में ही समझा दिया था कि सब पर ध्यान रखें, तो इसीलिए डच कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन है? अकबर। अब पहले ये बताओ, इतनी बात बेसिक एकदम क्लियर है सबका, तब इसमें डिटेल पहले एक बार फास्ट में देख लो। डच कहां के निवासी है? हॉलैंड या नीदरलैंड के। 1602 में कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का आधिकारिक नाम वेरिंगदे ओस्ट इंड से कंपनी। झंडा भी हम लोग समझ लिए। इस कंपनी को 21 साल के लिए एकाधिकार मिला, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये जो कंपनी है भारत में बिजनेस के लिए 21 साल के लिए एकाधिकार मिला। इसमें यह भी कहा गया कि 17 व्यक्ति इसमें निर्णय लेंगे मिल करके, तो तुमको एक फैसिलिटी हो गया, 17 आदमी के कमिटी डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए जैसे पुर्तगाल में हम गवर्नर ऑफ वायसराय रख रहे थे, इनमें 17 आदमी की टीम है तो एक को नहीं रखना पड़े। बात समझ लो, नहीं तो कई बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर पुर्तगाल में गवर्नर किए और डच में गवर्नर नहीं की, पुर्तगाल एक से गवर्नर आता है, 17 की टीम है तो 17 में कितना के रखोगे? हर बार कोई ना कोई मरेगा, कोई आते रहे, तो इसीलिए एक भी पूछता नहीं, तो डच का गवर्नर नहीं पूछेगा। ये पहला शेयर बाजार है, सहकारिता पर आधारित है, मिल करके। इस पद्धति को काटल पद्धति कहते हैं। भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़के बड़ा कंफ्यूज है। क्वेश्चन देगा काटल पद्धति था, और चॉइस में पुर्तगाल देखेगा, लड़का तो मारिए छोड़ेगा कि पुर्तगाल मार दे। और हो सकता है कई तो हमारे इतने विद्वान लोग हैं कि काटल पद्धति अगर दे दिया तो कहेगा कि यार सब छापे में गलती हुई है, काटेज है, और उसको सुधार करके पुर्तगाल मार के आए। तो ध्यान रखना है, काटल मींस होता है सहकारिता, मिल के, शेयर, और इसीलिए काटल पद्धति संबंधित है डचों से, काटेज पद्धति संबंधित है पुर्तगाल से। ये टर्म तो बिल्कुल क्लियर है सबका। बहुत इंपॉर्टेंट, संसद से पास होने वाला पहला यूरोपीय कंपनी जो भारत आया वो डच था। इनको अर्ध सरकारी शक्ति दी गई। ये कंपनी साधारण मत समझ। इस कंपनी के 17 आदमी को पावर दिया गया कि तुम लोग बहुमत से, जिससे फरियाना है लड़ लेना, हमसे पूछने मत आना। जिसको लगे कि बहुत गलती किया, फांसी तक दे सकते हो, तुमको अपना सिक्का चलाने का भी पावर है, सब तुम चला सकते हो। अर्ध सरकारी है, फांसी तक देने के पावर लेके 17 कितना पावरफुल होगा तो समझ रहे हो। क्यों? संसद से प्रस्ताव पारित है। इनका मुख्यालय कहां? एम्स्टर्डम। और किस मुगल बादशाह अकबर के समय ये डच की स्थापना है, भारत आगमन है। तो पहले ये बताइए, यहां तक की बात एकदम माना जाए क्लियर है सबका। पहुंचने के क्रम में डच क्या नंबर पे है? दूसरा। पुर्तगाल के बाद डच है, लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में तीसरा। तो पहले ये बताओ, इतनी बात लिखाएंगे एकदम क्लियर है ना सबका? लिख दिया जाए फटाफट। हाँ, पुर्तगाल का झंडा है, स्टार इंडिया जहाज का फोटो है, ठीक है, झंडा उसका भी है। ये थोड़ा अपना नया डिजाइन बनाया, हर किसी का झंडा अपना डिजाइन का है। चलिए नीचे लिख दीजिए डच, नीचे स्टार लगा के लिखे डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए। पहला डच यात्री हॉटमैन था। पहला डच यात्री हॉटमैन था जो 1595 में, इंडोनेशिया के सुमात्रा पर द्वीप पर पहुंचा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। नीचे
नीचे डैश करके लिख दीजिए 1602 में 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नीचे डैश देखिए डचों की कंपनी का आधिकारिक नाम डचों की कंपनी का आधिकारिक नाम वीओसी वीओसी वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी था। वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी था। वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी था। नीचे डैश देखिए नीचे डैश देखिए भारत आने वाला यह पहला यूरोपीय कंपनी था। भारत आने वाला यह पहला यूरोपीय कंपनी था। यह पहला यूरोपीय कंपनी था जिसका प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था। संसद में पुर्तगाल का पारित हुआ था नहीं, जिसका प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था। नहीं समझा बाजी, दूसरी कंपनी है लेकिन संसद में पारित हुआ फर्स्ट है ये, जिसका प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था। नीचे डैश देखिए इस कंपनी को 21 वर्ष का एकाधिकार मिला। इस कंपनी को 21 वर्ष का एकाधिकार मिला। 21 वर्ष का एकाधिकार मिला और इसके संचालन के लिए 17 व्यक्तियों का समूह नियुक्त किया गया। 17 व्यक्तियों का समूह नियुक्त किया गया। 17 व्यक्तियों का समूह नियुक्त किया गया। समूह नियुक्त किया गया। नीचे डैश लिख दीजिए लिखिए विश्व में प्रथम शेयर बाजार इस समय स्थापित हुए। नीचे डैश देखिए डच कंपनी कार्टेल पद्धति ब्रैकेट में सहकारिता पर आधारित था। सहकारिता समझते हो ना, कई व्यक्तियों के सहयोग से, कोऑपरेटिव जिसको कहते हैं, जो शेयर सिस्टम हो। डच कंपनी कार्टेल पद्धति ब्रैकेट में सहकारिता पर आधारित था। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जहां से सेल होगा। नीचे डैश देखिए कंपनी का मुख्यालय बोलो कहां था? एम्स्टर्डम था। कंपनी का मुख्यालय एम्स्टर्डम था। नीचे डैश देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और आगमन के समय मुगल बादशाह अकबर था। चलिए नीचे हेडिंग है बहुत महत्वपूर्ण, डचों के व्यापारिक केंद्र। डच छोटा है और थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डचों के व्यापारिक केंद्र। चलो कलम रखो, खूब बढ़िया से समझना, ध्यान अगर अच्छा से दिया, एक डेट इसमें एकदम याद चाहिए, और जहां ध्यान से एकदम समझेंगे तब आपको सब याद होते चला जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें डचों के साथ 2-3 बात सुने। पहला, डच पूर्वी तट पर ज्यादा ध्यान दिए कि पश्चिमी तट पर? तो डच पूर्वी तट पर ज्यादा ध्यान दिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सारे यूरोपीय इधर पर ध्यान देंगे कि डच इधर ध्यान देंगे। पहला लाइन क्लियर है? क्यों पूर्वी ध्यान दिए भी समझ रहे हो, क्योंकि इनका साम्राज्य इंडोनेशिया तक है, इसलिए इधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात, डच भारत से मसाला पर ज्यादा ध्यान देंगे कि वस्त्र पर? तो डच को इंडोनेशिया से मसाला मिल जा रहा था, पुर्तगाल इसके पहले यहां से मसाले ही गोल मिर्च वगैरह मिल ले जा रहे थे। भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही स्टार्टिंग यही किया है, यद्यपि फ्रांसीसियों ने फिर इसको बहुत बढ़ाया। यानी डच ने भारत से सूती वस्त्र का जो निर्यात का सिस्टम है वो मसाला से ज्यादा ध्यान वस्त्र निर्यात पर दिए। डचों ने भारत से सोरा का भी व्यापार शुरू किया, अफीम का भी व्यापार शुरू किया। बात ध्यान रखना है कि डच का मेन बिजनेस क्या चल रहा है? कपड़ा, सोरा, अफीम। डच इसीलिए पटना में भी आएंगे और पटना से सोरा लेके जाएंगे। यहाँ सोरा का मेन सेंटर, सोरा का मतलब सोना नहीं समझ रहे लायक। सोरा मतलब है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिससे विस्फोटक पदार्थ बनते थे। विस्फोटक पदार्थ का मतलब बारूद निकलते थे। उस समय तोप वगैरह में बारूद का बहुत ज्यादा काम था, और बारूद के निर्माण में सोरा इंपॉर्टेंट है जो नमकीन मिट्टी में रहते थे। और इसीलिए बिहार वगैरह के क्षेत्र में तुम नमकीन मिट्टी का एक बेल्ट रहा है। तुम देखोगे समन्वय अवज्ञा आंदोलन में समुद्र से लोग नमक बनाएंगे, बिहार के लोग मिट्टी से ही नमक बनाएंगे, यहाँ की नमकीन मिट्टी। और इन नमक वाले मिट्टी को सोरा निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई करना पड़ता था। बिहार में नमक को ही एकदम शुद्ध ठेठ गांव की भाषा में नून कहते, ठेठ भाषा। नमक का नाम क्या था? नून। और जो नमक नून से रिलेटेड थे, जो खनते थे, उनको एक जाति कहा जाता था नूनिया। बात समझोगे? नूनिया एक यहाँ पे जाति। अब तुम समझोगे डच के समय नूनिया जाति का वर्किंग क्या? डच के समय उनकी काम यही थे कि नून युक्त माने नमकीन मिट्टी युक्त जो मिट्टी है उसको खन के निकाल। बाद में धीरे धीरे इनके फिर कई उपनाम बेलदार कोई कहे, कुछ कहते हैं। ये जो जाति जो देख रहे हो ये मूल रूप से यहाँ पे फेमस हुए हैं, ये डचों के साथ। तो अब इनके कार्य, अब तो धीरे धीरे कार्य सब जातियों वाइज बदल गया। उस समय पहले एक जाति पे एक कार्य होते थे। अब सोरा का बारूद वगैरह का इतना डायनामाइट सब आ गया कि अभी बेचारा खाली पटाखा में यूज होता है। उस समय सारा तोप वगैरह जितना था सब में यही यूज होता है। तो सारा उस समय डिमांड जितना था अब उतना डिमांड नहीं रहा। अब इसके बनाने की तकनीक भी बदल चुके हैं। तो इसलिए उस समय अब सोरा बोले हैं तो बताओ सोरा का मतलब समझ में आ गया। इसीलिए बताया कि बिहार से सोरा लेके, और कोई लड़का ये नहीं समझा कि बिहार से हम लोग को नहीं मिल रहा, क्या ले जाता।
तो वो एक विस्फोटक चीज सोना ले जा रहा है जो बारूद बनाने में काम आएगा। अब सुनेंगे अब यहाँ सब लोग अब एकदम ध्यान से समझोगे, क्योंकि सब मिटा के पूछे। इधर आपको याद है 1503, आपको याद है कोचीन में सबसे पहले पुर्तगाल अपनी व्यापारिक कोठी बनाया। यहां भी उसी तरह से ये जो देख रहे हो 1605, ये 1605 में अपनी व्यापारिक कोठी सबसे पहले मसूलीपट्टनम में बनाए। और ये जब भी हम कहें मसूलीपट्टनम कहां है तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश। आपको समझाया था कि जहां धस जाएगा वो आंध्र है, आंध्र प्रदेश, याद आ रहा है सब। तो डचों की पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है सबका। इसी के बाद इसने यहां पे रहना शुरू कर दिया कि यहां से हमारा इंडोनेशिया आसान। धीरे धीरे उसकी इच्छा हुई कि नहीं हम इसमें और भी इस सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, तो आंध्र प्रदेश में ही 5 साल बाद 1610 में नीचे आए तो इसका नाम था नागपट्टनम। ये नागपट्टनम भी पूछे कहां है, आंध्र प्रदेश में। यहां भी इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया 1610 में ही। फिर एक नीचे ही देखे यहां पर फिर उन्होंने स्थापित किया और इसका नाम था पुलिकट। ये पुलिकट जो देख रहे हो ये नीचे आ गया तो ये तमिलनाडु में। बात ध्यान दीजिए, पहले तीनों डेट तो एकदम क्लियर हो गया होगा। 1605 मसूलीपट्टनम, 1610 नागपट्टनम और 1610 में पुलिकट। पुलिकट कहां है, चलिए बोलिए, तमिलनाडु। एक पुल था और इस पुल से एक व्यक्ति इधर मिलने जाते थे पुल चढ़, लेकिन एक दिन हुआ पुल कट गया। जब पुल कट गया तो बेचारा कह रहा है कि पुल कट गया, पुलिकट। तब हल्ला कर रहा है कि पुल कट गया तो मिलेंगे कैसे, पुल कट गया ना। तो जब कहेंगे पुलिकट तो कहना जहां पुल कट गया तब मिलेंगे कैसे। और पुलिकट इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डचों ने अपना मेन सेंटर पुलिकट को ही बनाया, इनका मेन सेंटर पुलिकट। और पुलिकट में इन्होंने यहां पे एक बहुत बड़ा काम किया, अपना टकसाल स्थापित किया। क्योंकि आपको हमने बताया था कि इनको अर्ध सरकारी पावर मिले हुए अपना सिक्का बनाने का। टकसाल कहते हैं जहां सिक्के बनाए जाते हैं, और उस जमाने में सोना के सिक्के बनाते थे इसी टकसाल में पुलिकट में। और उस सोना के सिक्के को पैगोडा कहा गया। और इस पैगोडा का मतलब है ये स्वर्ण सिक्का है, सोना का सिक्का है। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ पैगोडा क्या है, तो सोना का सिक्का। पैगोडा किसका सिक्का है, डचों का। ये पैगोडा सिक्का कहां बनते थे, पुलिकट से। डच ईसाई थे, फिर भी कितना तेज थे, जब यहां कब्जा किए तो सिक्का में वो देखे कि यीशु मसीह का फोटो देंगे तो सब हम लोग को पिटो करे, क्योंकि यहां ईसाई नहीं थे। तो जान करके उस सिक्का में वेंकटेश्वर का चित्र दिया, वेंकटेश्वर का चित्र दिया। वेंकटेश्वर का मतलब वहां के विष्णु भगवान थे और उनका पूरा पैगोडा में फोटो दिया ताकि लोग विष्णु भगवान समझ के गोड़ों लग रखे उसको चलाए। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पैगोडा सोना के सिक्के में किनका चित्र था, तो विष्णु का, वेंकटेश्वर का। पैगोडा कहां से निकलता था, पुलिकट से। पैगोडा किस धातु के सिक्के थे, सोना के। पैगोडा सिक्का कौन निकाला, जल्दी बोलिए, डच। अब डच इस किनारे पे बड़ा स्थायी हो। अब जब इधर एकदम अस्थायी हो गए तो धीरे धीरे इनको लगा कि आते हैं उधर से तो एक स्टॉपेज इधर भी रहता तो अच्छा था, जिधर से आ रहे हैं उधर भी होना चाहिए। तो चूंकि इस साइड के स्टॉपेज में थोड़ा भीड़ भड़का ज्यादा था। आपको याद है कि यहाँ पे सारा बुकिंग है, मुंबई बुक है, बेसिन बुक है, दमन बुक है, दीव बुक है। गुजरात का ही इंपॉर्टेंट शहर सूरत ही कहे कि तो लाओ हम इसको बुक करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूरत को पहला व्यापारिक केंद्र बनाने वाला तो डच है। और ये 1616 की बात है। 1616 में डच ने अपना व्यापारिक केंद्र सूरत बनाया। और भारत के पश्चिम साइड में जो व्यापारिक केंद्र होगा वो एक इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका ध्यान ऊपर की ओर है, क्योंकि बंगाल में सब लोग चल रहे थे। आपको याद है पुर्तगाल का बंगाल में 2 मेन सेंटर, चटगांव और, जल्दी बोलिए, इनका क्या किए, यहां हुगली चटगांव ही छोड़ दी। यहीं पर एक बगल में कलकत्ता के पास जगह था पिपली, इन्होंने पिपली को व्यापारिक केंद्र 1627 में बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, पिपली कहां है, पश्चिम बंगाल। पिपली किसकी व्यापारिक केंद्र है, डचों का। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। डचों ने बंगाल में पहला व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया, पिपली। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़के को जान के बंगाल में आहिस्ते से दिया रहता है, लड़के चॉइस से मसूलीपट्टनम दिया रहता है। लड़का नंबर डच पहला मसूलीपट्टनम। घर आया तो कहा जा बंगाल पूछ रहा था, होश में पढ़ना है। बंगाल में सबसे पहला कहा है, पिपली। यही 5 साल बाद ये पटना में पहुंचे और बिहार की राजधानी पटना वाला 3 बार बीपीएससी पूछ चुका है। डेट पूछा है 3 बार। कितना वैल्यू दिया है जो समझ। कारण भी है, डच पटना को बड़ा इंपॉर्टेंट जगह माना क्योंकि उसको सोना निकालना था और बिहार के क्षेत्र से नमकीन मिट्टी से सोना उसको बड़ा इजीली मिल रहा है। और इसीलिए उसने मेन फैक्ट्री कोठी अपनी स्थापित जो किया। अभी पटना कॉलेज का जो बिल्डिंग देख रहा है वो डच का है। पटना कॉलेज जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो वो डच की ही बिल्डिंग थी। और डच को फिर गया तो हम लोग कहा कॉलेज बना दिया अंग्रेज। अभी पटना कलेक्टेरिएट जो देख रहे हो जहां डीएम बैठते हैं, एसएसपी बैठते हैं, वो पूरा पटना कलेक्टेरिएट जहां पे एफिडेविट वगैरह होता है गांधी मैदान के पास, वो पूरा डच का केंद्र। गंगा के किनारे एकदम फर्स्ट क्लास उसने पूरा घेराबंदी किया और कहा कि वेरी गुड, यहीं से सब चीज मेरा गोदाम रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पटना कलेक्टेरिएट संबंधित रहा है डच से, पटना कॉलेज डच से। और पटना जब बोलेंगे तो सब 16 चल रहा है, 16 दूनी 32 पटना में डच। डच का अंतिम में कहानी सुनाएंगे, 2 अक्षर है डच, तो सब 2 अक्षर वाला ज्यादा इसका क्वेश्चन आता है। इसलिए 16 दूनी 32 पटना आ गया। पटना वाला डेट 3 बार बीपीएससी पूछ चुका है। बात समझो, कई बात बीपीएससी सोचता है कि चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, पटना में डचों के व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ और डेट दे दी। तो सोचा बिहार स्पेशल मारे, यहाँ बिहार स्पेशल नहीं है, डच के आगमन स्पेशल। अरे हम लोग कैसे थोड़े पटना पढ़ रहे हैं, सूरत भी पढ़। तो पूरे संदर्भ में हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखें, 1632 के बाद फिर ये यहाँ पे आए और यहीं पर एक जगह है कासिम बाजार। देखो सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, कासिम बाजार किसके व्यापारिक केंद्र थे, तो ये भी हमारे किसके हो जाएंगे, डच के। कासिम बाजार किसका है, डच का। ये लगभग इस समय तक 1650 हो चुका है। कासिम बाजार में सेकंड इसलिए बताया था, फर्स्ट पिपली बंगाल में, एकदम ध्यान रखना। इसी में जो कलकत्ता देख रहे हो वहीं पर जगह है बेदरा। बेदरा का ही नाम उस समय था चिंसूरा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुगली के किनारे जो कलकत्ता देख रहे हो वहां जगह का नाम था चिंसूरा। अब जब भी तुमको देखा चिंसूरा स्थित है तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल कलकत्ता के पास है। और चिंसूरा में 1653 में इनके व्यापारिक केंद्र स्थापित हो। तो देखिए बंगाल में इनके 3 है, पिपली, कासिम बाजार, चिंसूरा। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये समझो, यही पर अब टर्निंग है। ये क्षेत्र था कोचीन। और आप सारे बच्चे को मालूम है कोचीन किसकी व्यापारिक केंद्र, पुर्तगाल का। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगाल ने 1500 के 10 के बाद 1530 आते आते शिफ्टिंग ऊपर कर ली और डचों ने इसी का लाभ उठाया। 1663 आते आते पुर्तगालों से पूरा छीन के कोचीन को अपना केंद्र बना दिया। देखिए इसलिए कोचीन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। फिर मार्तंड वर्मा की कहानी सुनाएंगे, त्रावणकोर का राजा। और उसमें फिर जब कहानी सुनोगे 1741 में कोलाचिर का युद्ध हो। इस कोलाचिर के युद्ध में फिर यहां से राजा इसको मार के भगा दे। तो त्रावणकोर यहां पे फिर इंपॉर्टेंट आएगा। तो अभी पहले हम लोग समझे, सबसे पहली ड्यूटी है हमको ये पूरा याद चाहिए।
डेट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने एक दो बार क्वेश्चन देख लिया, 4 जगह दे दिया, पुलिकट, कासिम बाजार, पिपली, अब पटना, और कहा कि डचों का व्यापारिक केंद्र स्थापित होने का आरोही क्रम सजाओ, पहले कौन फिर कौन फिर कौन। अब जो लड़का डेट ही नहीं जाएगा तो तुम सजाओगे कैसे? इसीलिए पूरा का पूरा एकदम ध्यान में सेट रखना है। कोचिन वाला कई बार पूछा है, कोचिन कब स्थापित हुआ? 1663। अब ध्यान में सेट करिए, पहले दिमाग में बैठाओ, पहला व्यापारिक केंद्र 1605। एक एक करके हम चलते हैं, एकदम तीनों याद होगा तब मिटाएंगे। 1605 मसूलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। 1610 नागपट्टनम आंध्र प्रदेश। 1610 तमिलनाडु, ये है पुलिकट। पहले बताओ 1605 10 ये वाला एकदम क्लियर है सबका? 1605 मसूलीपट्टनम, 1610 नागपट्टनम, 1610 कहां है? पुलिकट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बोलेंगे डच तो कहना डच माने डर, और डर है किसमें? तो मछली पकड़ने में नाग भी भेंट हो सकता है। कई बार पानी में मछली मारा देखा गया, सांप निकल, तो जब कहेगा डच तो कहना डर, और इसलिए पहला नंबर तो कहना कि वो समझ रहे हैं मछली पकड़े में, तो मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। नाग निकल जा रहा है, नागपट्टनम। नाग मार दिया तो जब आंध्र हो जाओगे दोनों आंध्र प्रदेश। बोलो दिमाग में सेट है सबका? अब बताओ जल्दी, सबसे पहला मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, 1605, 1610, 1610। इसके जस्ट बाद उसका ध्यान उधर है। और जब तुम आयना में, ऐनक में अपना सूरत देखोगे तो जैसा रहोगे वैसे नहीं नजर आओगे। तो है 16 तो नजर भी 16। दिमाग में बैठा परमानेंट ब्लॉक हो जाए। जैसे कहेगा सूरत में तो कहना सूरत, 16 16 ये सूरत पहुंच गया। बोलो हटा दिए, तो क्या डेट दिमाग में क्लियर है सबका? और 16 दूनी 32 मारे तब पटना। बोलिए दिमाग में आ रहा है सबका ना? धीरे धीरे एकदम ठीक करना है। और पटना से 5 साल पहले ही पिपली पहुंचा हूं, तो इसलिए यहां से पिपली ही जाना। और 1627 में पिपली, 1650 में कासिम बाजार, और 1653 में ये चिनसूरा। तो अब इन सभी के भी मिटाने की बारी आ गई। और ये लास्ट वन कोचिन पुर्तगालियों को हरा के 1663 एक कोचिन में आया। अब एक बार अंतिम बोल रहे हैं जिससे डेट दिमाग में आया। पहला 1605 मसूलीपट्टनम, 1610 नागपट्टनम, 1610 पुलिकट, 1616 सूरत। सूरत में पिपली देखना है, पिपली पिपली है सूरत में क्लियर है। 1627 बंगाल का पहला, 1632 पटना, फिर इधर आ जाओ 1650 कासिम बाजार, 1653 चिनसूरा, 1653 चिनसूरा, हुगली के किनारे चिनसूरा कलकत्ता के पास, और 1663 जल्दी बोलिए कोचिन। क्या ये पूरा क्लियर माना जाए? अपने से हम लिखेंगे कुछ नहीं, इतना बनाओ, नाम डेट लिखो अपने से, सब वही जाएगा आंध्र प्रदेश के हिसाब में। हम निजामपट्टनम, नागपट्टनम लिखते, निजामपट्टनम करना, सॉरी निजामपट्टनम ही है, ठीक। पुर्तगाल भी बिहार आएगा, नहीं कहेगा, लेकिन पुर्तगाल का मेन बिजनेस किससे क्या? मसाला। तो बिहार में कौन मसाला मिलेगा? इनका सूरा के कारण इंटरेस्ट बढ़ गया। सूती वस्त्र भी पटना केंद्र है। इस जगह का निजामपट्टनम ही नाम कर देना, नागपट्टनम निजामपट्टनम कर देना। हाँ नीचे थोड़ा अगला में आगे डेनिस में आ जाएगा, डेनिस में भेंट हो जाएगा। कहा खाली बिंदु पे पड़ेगा कि नाम लिखाएगा? खाली मोड़ी ऊपर करके खाली बिंदु देवे में लगा। सब जैसे आप दिया पहले दे लेते हैं, लिखिएगा यहाँ। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, इसलिए एम्स्टर्डम इंडिया में नहीं है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, यूरोप में। लिख दिया साहब, इसको केवल निजामपट्टनम कर लेना ना आपको, निजामपट्टनम। चलिए तो पहले ही बताओ, डेट भी तुम लोग अपने से लिख दिया था पूरा, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बंगाल में डचों का पहला केंद्र पिपली, कब? पिपली में 1627, पटना से 5 साल पहले भाग गया। तो ये देखो दिमाग में अगर सब स्टेप आ गया तो एकदम फिट हो गया। अब हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात चलेगा, नीचे डैश लिख लीजिए। बोलो डच ज्यादा ध्यान पूर्वी तट पर दिया कि पश्चिमी तट पर? नीचे डैश लिखिए। डचों ने भारत में, डचों ने भारत में पश्चिमी तट की तुलना में, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक ध्यान दिया, पूर्वी तट पर अधिक ध्यान दिया, पूर्वी तट पर अधिक ध्यान दिया। नीचे डैश देखिए। डच भारत से मसाले की तुलना में, डच भारत से मसाले की तुलना में, डच भारत से मसाले की तुलना में वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र, सोरा, अफीम के निर्यात पर अधिक बल दिए, सूती वस्त्र, सोरा, अफीम के निर्यात पर अधिक बल दिए, के निर्यात पर अधिक बल दिए। नीचे डबल स्टार लगाता है, क्वेश्चन कई बार आया। भारत से सूती वस्त्र निर्यात की शुरुआत करने का श्रेय, भारत से सूती वस्त्र निर्यात के शुरुआत करने का श्रेय, सूती वस्त्र निर्यात करने का श्रेय यूरोपीय कंपनी में, यूरोपीय कंपनी में डचों को है। सूती वस्त्र पहले से भी निर्यात था, लेकिन यूरोपीय कंपनी में डच शुरू किया। मैं सूती वस्त्र निर्यात करने का श्रेय यूरोपीय कंपनी में डचों को है, यूरोपीय कंपनी में डचों को है। नीचे डैश लिख दीजिए। बंगाल में डचों का पहला व्यापारिक कोठी, बंगाल में डचों का पहला व्यापारिक कोठी बोलो कहां? पिपली में 1627 में स्थापित हुआ, 1627 में स्थापित हुआ। बोलो डचों का प्रधान केंद्र कहां बना? पुलिकट। प्रधान केंद्र है तो वहां किला बनेगा। क्या कोई बच्चे बता सकते हो इनके किला का नाम? फोर्ट क्या? डचों का
जो किला पुलिकट में था उस किला का नाम क्या है? नहीं गेस कर पाओगे? फोर्ट गैलरिया। अगर नाम सुना हो तो ठीक है, तो नाम नहीं सुना तो फर्स्ट बार है, तो ध्यान रखना है कि पुलिकट में इनका जो किला है उसका नाम क्या है? फोर्ट गैलरिया। लिख दीजिए। डचों ने अपना प्रधान केंद्र पुलिकट में बनाया, जहां उनके किला फोर्ट गैलरिया थे, नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। डचों ने पुलिकट में अपना टकसाल स्थापित किया, जहां से सोने का सिक्का पैगोडा को अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना का सिक्का पैगोडा निकाला जाता था, जिस पर वेंकटेश्वर ब्रैकेट में विष्णु के चित्र थे। नीचे छोटा सा हेडिंग मारो, डच का पतन। बस 2 मिनट सुनेंगे, डच का पतन कंप्लीट हो जाएगा। डच का पतन, चलो ध्यान दो पूरे बढ़िया से 2 मिनट हमारे साथ ध्यान दीजिए, तो डच आज कंप्लीट हो जाएगा। अगले दिन कल के क्लास में क्वेश्चन और डेनिस भी कल खत्म कर देंगे। डेनिस के बाद तब थोड़ा सा एनर्जी लगेगा फ्रांस में। फ्रांस को पढ़ने में 2 से 3 दिन लग सकता है, क्योंकि फ्रांस कितना अच्छा तुम समझोगे वहीं से मेन प्रश्न है। फ्रांस से कर्नाटक युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, और फ्रांस का जैसे कंप्लीट हो जाएगा इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग फिर ब्रिटिश का पूरा विस्तार डिटेल एक साथ लैब बनेगा, फिर कहानी में सब क्लियर हो देंगे। देखिए हम सब लोग यहाँ पर हमारे साथ डचों का पहली बार अभी हमने देखा कि ये जो क्षेत्र कोचीन है पहले किसके कब्जा में? पुर्तगाल से डचों ने कोचीन को 1663 में छीन लिया। छीनने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी जो राजा थे ये त्रावणकोर का क्षेत्र था, और त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। राजा का नाम क्या है? मार्तंड वर्मा। और मार्तंड वर्मा देखे शुरू में आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इन पर भी वो देखा कि वही मामला बनाने जा रहा है, हमारे क्षेत्र को भी जितना चाह, और पहला हार इसका यहीं से। मार्तंड वर्मा ने इस पर हमला कर दिया और एक भयंकर लड़ाई हुई, कोलाचेर का युद्ध। और इसीलिए पहली लड़ाई कोलाचेर का युद्ध आपसे जब कभी भी डचों में पूछे तो ध्यान रखना, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के साथ डचों की जो लड़ाई हुई उस लड़ाई का नाम कोलाचेर का युद्ध। पहले बताओ जगह का नाम क्या है? त्रावणकोर। अच्छा ये बताओ त्रावणकोर में हम अगर ऐसा करें, इतना को उलट दें, इधर से करके उलट दें, तो इट जस्ट लाइक 1700, ये दोनों उलट दें तो 41 हो जाएगा। इसलिए कालाचोर का युद्ध 1741 में। परमानेंट दिमाग में सेट करके सब भूला जाता है बच्चा। जब तुमको कहे त्रावणकोर तो कहना कि जी एकदम एल्टीन में धर रहा है, उलट देना। बोले उलटने आ गया सबको, उलट देंगे तो इसका कितना हो गया? 1741। और यही 1741 में इसकी पहली हार हुई, इस पूरे क्षेत्र से कोचिन से उसको भगा दिया। अब इंपॉर्टेंट सुनिए, अभी हमने समझाया था कि दू का गजब की कहानी। बंगाल में तो अपना खूब पैर पसारा है, पिपली, कासिम बाजार, चिंसुरा खूब है। इसी समय यहाँ पे अंग्रेज भी है। अंग्रेज का यहाँ किला है फोर्ट विलियम किला। अंग्रेज के किला का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। अब यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखें, 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद यहाँ पे अंग्रेज अपना मनपसंद नवाब बना दिया, सिराज उद दौला। देखिए 1757 में सिराज उद दौला नवाब बन गया पलासी की लड़ाई के बाद। बनाया कौन है? अंग्रेज। अच्छा सॉरी, सिराज उद दौला मर गया, मीर जाफर बना। सिराज उद दौला को हराया और मीर जाफर नवाब बन गया। इस समय अंग्रेज बड़ा खुश है कि वाह मेरे पसंद के अनुसार बना। मीर जाफर से खूब इनाम लिया, मीर जाफर भी खूब उसको इनाम दी। 1 साल तक सब देते रहे। अगले साल लगने लगा जितना चाहिए था उससे ज्यादा ले ली। और क्या तो मीर जाफर धीरे धीरे डचों के संपर्क में आने लगा कि कोई बात नहीं, खाली अंग्रेज पावर थोड़े है, इसका भी पिपली, कासिम बाजार, चिंसुरा इससे भी मिलेगा तो सेना से मदद करेगा, तो कोई बात नहीं, अंग्रेज को भगाए। और जब अंग्रेज देखा कि मीर जाफर इधर आ रहा है तो कहा कि डच को कि तुम बंगाल खाली कर दो। डच का कैसे खाली कर देंगे? और यही जो चिंसुरा देख रहे हो यही पे भयंकर लड़ाई होगी। और चूंकि डच में 2 अक्षर है तो बस 2 साल जुटने के बाद हो जाएगा। और इसीलिए पलासी 57 है, 2 साल जोड़ दोगे तो 1759 है। और यही लड़ाई होगी बेदरा का युद्ध। बेदरा को ही दूसरा नाम क्या है? चिंसुरा का युद्ध। इसी जगह पे हुगली नदी है, इसी का नाम है हुगली का युद्ध। सब देखिए कई लड़का खाली बेदरा रटे रहेगा, चॉइस में बेदरा गायब है, चिंसुरा है, धरी नहीं रखा, चिंसुरा गायब है, हुगली देगा वो भी सही। आपको ध्यान रखना है, बेदरा, चिंसुरा और हुगली की लड़ाई 57 में 2 साल जोड़े, कब है? 1759। और इस लड़ाई में डच वर्सेस अंग्रेज की लड़ाई है, और इस लड़ाई में डच बुरी तरह हार गए। अब डच हार गए तो इनको तो खाली करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो बहुत सारा क्षेत्र। अब अंग्रेज इनके साथ मीटिंग कर रहा है कि ऐसा करो, इंडोनेशिया में मेरा भी कई सेंटर, तो तुम इंडोनेशिया वाला मेरा ले लो और इंडिया वाला हमको दे दो। तुम अपना स्वतंत्र वहां, हम यहाँ स्वतंत्र यहाँ, दोनों को बांट लो। और दोनों के बीच कंप्रोमाइज हो गया। 9 को आगे लगा दोगे तो 1795 में कंप्लीट रूप से कंप्रोमाइज होकर डच इंडिया से चला गया। तो देखिए इंडिया से डच कंप्लीट रूप से गया है किस युद्ध के बाद? तो बेदरा की लड़ाई। गया कब है? 95 में। और बेदरा की लड़ाई कब है? 59 में। तो क्या डेट का क्रम भी बिल्कुल क्लियर हो गया? ये त्रावणकोर वाला 41 को दिमाग में हमेशा सेट रहेगा ना सबका। जल्दी से दोनों लड़ाई की बात कर लेंगे, और या अगले दिन ही करेंगे तो फिर विलंब हो जाएगा। अगले दिन इसके पतन और क्वेश्चन, फिर डेनिस, या डेनिस एक साथ करके दोनों से क्वेश्चन चल देंगे। ये क्लियर है ना सबका? डेनिस पे छोटा सेक्शन है, फिर डेनिस के बाद फ्रांस में आपका टाइम लगेगा। अभी ज्योग्राफी के सेक्शन को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे।